अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर शाइस्ता, कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? डॉक्टर सलीम जदून। अच्छा, कुछ इमरजेंसीज कर लेते। सुहेब, एक पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है फॉर फ्रैक्चर टिबिया। स्पाइनल लगाने के बाद आफ्टर 1 मिनट पेशेंट बिकेम अनकॉन्शियस। ठीक है, व्हाट विल यू डू? So first of all, we will call for help. We will approach this patient on the ABC approach. We will clear the airway, look if the patient is breathing, give oxygen to the patient, elevate the head, give fluids to the patient. Then we check the vitals, give fluid plus vasopressors, and look for cardiac rhythm, heart rate, and if we don't have any heart rate or the patient is ready, we'll start CPR. And as we will evaluate the conscious level of this patient, look for GCS. If it's less than 8 or less, we will intubate this patient, send the ABGs. एनीथिंग एल्स? That's about it. आपने वेजोप्रेसर कौन सा दिया? Vasopressor, V-pressor, ephedrine. कितनी डोज देंगे? डोज का आइडिया नहीं। एफिड्रीन की डोज का नहीं पता आपको? माइंड में क्लिक नहीं हो रहा। 5 to 10 मिलीग्राम का बोनस देते हैं ना। देखें, ये आपने कॉन्शियस लेवल का आपने बाद में बोला है। आप कॉन्शियस लेवल सबसे पहले बोलेंगे, कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, स्टार्ट अप्रोच द पेशेंट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में आप कॉन्शियस लेवल बोलेंगे। आप देखेंगे कि पेशेंट का अनकॉन्शियस हुआ है तो सिर्फ कॉन्शियस लेवल रिटेट हुआ है। ईसीजी देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी अच्छा, व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉजेज, क्या हुआ है इसको? जी सर, possible causes can be high spinal, total spinal, last, और हो सकता है एनाफिलेक्सिस हो सकता है। ओके, और एम्बोलिज्म नहीं हो सकता? फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता? फैट एम्बोलिज्म, बिल्कुल, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म। ये बोन का फ्रैक्चर था ना, टिबिया फिबुला का, तो एग्जैक्टली फैट एम्बोलिज्म। और बेसिकली बस ये आपने जो बताया है सही बताया है, ये आप पास हो गए हैं। लेकिन अगर आप तरतीब से बताएंगे ना तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। आपको मैंने जो तरतीब बताई है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो, एनेस्थेटिक फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, ठीक है, तो आपने सोचा ही नहीं है इस टाइम पे। अगर आप सोचते तो पेशेंट फैक्टर, आपको मैं गारंटी एनेस्थेटिक फैक्टर बताएं। पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी हो जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियस होने की पेशेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पेशेंट फैक्टर, पेशेंट कैन हैव एमआई, सीवीए, और फैट एम्बोलिज्म तो हो गया। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना, मतलब देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से भी अनकॉन्शियस हो सकता है, कार्डिक सिस्टम की वजह से भी अनकॉन्शियस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल की वजह से भी हो सकता है, मेटाबॉलिक की वजह से भी हो सकता है, एंडोक्राइन की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये वैसे ये सबके लिए, ये जनरलाइज्ड है, ये कोई स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है। तो वहां पर आपको जो कॉमन बातें हैं वो आपने बता देनी है। ठीक है,
अच्छा, ये डॉक्टर मदिया आपका भी टॉक्स है ना? ये आवाज आ रही है? डॉक्टर, हमारा और कौन टॉक्स वाले लोग हैं? हसन भाई, आप जवाब जी दें। जी। हसन भाई, एक अच्छा एक पेशेंट को ऑप्स के फ्लोर पे जो है ना लेबर एनाल्जीसिया के लिए एपिड्यूरल लगा हुआ था, और आपको कॉल आई है, सडनली वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई है, हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो गया है, यू आर बीइंग कॉल्ड, आप वहां जाके क्या करेंगे? सर मैं वहाँ जाके लेबर रूम में अनकॉन्शियस पेशेंट पे वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन पर फोकस करूंगा। सर्कुलेशन सबसे पहले, पल्स उसकी देखूंगा, पल्स है या नहीं है। अगर नहीं है कॉल फॉर हेल्प करूंगा फौरन, और फौरन उसका सीपीआर वगैरह शुरू कर दूंगा। अच्छा, और इसमें आप एक चीज मिस कर रहे हैं, उसको एपिड्यूरल लगा हुआ था। हाँ, उसको एपिड्यूरल लगा हुआ था। उसका मैं देखूंगा कि ये इसका जो कोलैप्स हुआ है, उसकी एक तो हाइपोटेंशन, उसका रूल आउट करूंगा कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अच्छा, चले उसमें। इस क्वेश्चन को जी दोबारा से स्टार्ट करें। इसमें कॉजेज क्या क्या जी हो सकती हैं आपके ख्याल से? सर, इसमें कॉजेज हो सकते हैं कि एक तो हाई डोज हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं कि ठीक है। हाई डोज हो गई है, ज्यादा डोज चली गई है। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि क्योंकि ये आपसे आपके साथ आपने सेशंस पहले अटेंड नहीं किए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। इस तरह की जी कोई भी जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए जो स्कीम है वो याद रखें। कॉल फॉर हेल्प, जी इमीडिएटली कॉल जी फॉर हेल्प। अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर है उसको स्टॉप कर दें, चाहे वो अगर इंट्रा ऑपरेटिवली कोई चीज हो रही हो तो वो इंट्रा ऑपरेटिवली आपका कोई हो सकता है, तो कोई स्ट्रेच हो सकता है, कोई आपने सर्जन को इन्फॉर्म करना है। और अगर इस तरह की सिचुएशन में जैसे है तो आपने फौरन सबसे पहले बोलना है कि आप उसको फौरन एपिड्यूरल को स्टॉप कर देंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हुआ है तो आपने कॉजेटिव फैक्टर वहां पर क्या हो है, वो आपकी इनहेलेशनल एजेंट्स हैं, वो आप फौरन डिस्कनेक्ट कर देंगे। जी वेपर फ्री मशीन अरेंज करेंगे और इतनी देर अम्बो बैग से करेंगे। ठीक है। और जी जो जी इसके लिए एक और जुमला आपने बोलना है, evaluation मैनेजमेंट एंड रिससिटेशन विल गो साइड बाय साइड। ठीक है। ठीक है ठीक क्योंकि है। इसमें जनरल आपको अभी कुछ पता नहीं है ना, तो यू विल बी गोइंग जी टुवर्ड्स द पॉसिबल कॉजेज। तो आपने बोला जी है पल्स कि मैं सबसे पहले पल्स देखूंगा, सबसे पहले पल्स नहीं होता, अप्रोच जो है जो गोरों ने बना दी है वो आपने उसी को फॉलो करना है, एयरवे ब्रीदिंग जी जी सर्कुलेशन। ठीक है। ठीक है मेक श्योर आप कॉन्शियस लेवल बोल सकते हैं कि पेशेंट का आप कॉन्शियस लेवल देखा, मेक श्योर पेशेंट्स एयरवे इज पेटेंट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मेक श्योर। और फिर जी आपने मॉनिटरिंग अगर मॉनिटर अटैच नहीं है तो मॉनिटरिंग का बोल दें। आप साथ ही जुमला जी बोल सकते हैं, आई माई अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आई विल आस्क कॉल फॉर हेल्प, आई विल अटैच द मॉनिटर्स टू सी द व्हाट आर द अदर वाइटल्स। ठीक है। तो ठीक उसके बाद ठीक आप साथ आप उसके बाद जो पॉजिटिव जो पॉसिबल कॉजेज हैं, आप साथ बोल सकते हैं कि आई विल इमीडिएटली आस्क समवन टू डू एबीजीज, आई विल आस्क समवन टू डू ब्लड शुगर टू सी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ठीक है ना। और इसके जी अंदर फिर वही वाली बात होगी कि पेशेंट फैक्टर कोई न्यूरोलॉजिकल, वो एक डिफॉल्ट याद कर लें, वो कोई भी चीज, वो सारी बातें आप बोल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई सोडियम का इम्बैलेंस हो तो उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। अनकॉन्शियस हो पेशेंट सकते हैं। हाँ जी को पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसमें भी अनकॉन्शियस हो सकता है। पेशेंट को एमआई हुआ है सीवियर, उसके अंदर भी अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर पेशेंट को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ये क्या नाम है उसका, यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम हो गई उसके अंदर भी हो सकता है। कोई उसको जी मिक्स एडिमा कॉमा हो गया है, उसको एडिसोनियन क्राइसिस हो गया, उसके अंदर भी अनकॉन्शियस हो, ये डिफॉल्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जी तो जी पेशेंट फैक्टर्स ये हो गए। ठीक है। कोई एज रिलेटेड कोई चीज है, अच्छा उसको वेजोवेगल हो सकता है, ये सारे पे है उसके। और जो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये आप लोगों को ये पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। ये जी आपसे टेबल वाइवे में इवन सिनेरियो बना के पूछा जा सकता है, मेटरनल कोलैप्स। ठीक है। तो इसके जी अंदर जी एक्स्ट्रा जो होगी चीज, वो ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज होगी। तो ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है इसका यूट्राइन रप्चर हो गई हो सकता है उसको जी जी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया हो सकता है उसको एम्बुलेंस हो गया, एब्रप्शन हो गई हो, जिसकी वजह से एब्रप्शन हो पेशेंट को किसी भी फॉर एनी गुड रीजन उसको पेशेंट कोलैप्स हो गई है। ठीक है। सिवियर पेन की वजह से वेजोवेगल सिनकपी भी हो सकती है। सकती है। हाँ जी
ठीक है। तो आपने ये पेशेंट के कॉजेज बता दिए, और एनेस्थेटिक कॉजेज यहाँ पर क्या है? पेशेंट को हो सकता है हाइपोक्सिया, लास्ट सर हो सकता है, लास्ट हो सकता है, हाई स्पाइनल हो सकता है, टोटल हाई स्पाइनल स्पाइनल हो सकता है, हाँ जी, जो है वो उसकी इंट्राथेकल हो सकता है, हाँ जी, इंट्राथीकल, मतलब बेसिकली वो ये आपका ना ये हाई स्पाइनल में आ गया, हाँ जी, ये डिफॉल्ट। हाँ जी, लेकिन देखें ये चीज आप पता क्या क्यों आप अभी आपने आंसर ये क्यों नहीं सही किया? उसकी वजह ये है कि जी जी आपके दिमाग के अंदर ये फ्रेम नहीं है। अगर आपके जी दिमाग जी के अंदर ये फ्रेम मौजूद होगा कि हर पेशेंट हर चीज के अंदर मैंने इस तरह बोलना है, तो सारी इमरजेंसी इसी तरीके से बयान करनी है। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व डिफरेंट टीम्स। जहां पर हर जगह पे हर जुमला नहीं बोलना है, हर जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, तो पॉसिबल कॉजेज के हिसाब से एग्जामिनर यहाँ पर आपसे पॉसिबल कॉजेज भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, क्योंकि देखें चाहे फैट एम्बोलिज्म हो, चाहे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो, चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट फॉर एनी गुड रीजन हो, आपका तो उस टाइम पे डिफॉल्ट होता है ना वे, जी जी, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर कार्डियक अरेस्ट है तो आप लोग ACLS की प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आप CPR करेंगे, अटैच करेंगे, देखेंगे नॉन शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल रिदम है, और वो जो 5H एंड 5Ts का आप जिक्र करेंगे। ठीक है, वो जिक्र करेंगे, हाँ जी, और अगर कोई स्पेसिफिक कॉज है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्या करना है? हीमोडायनेमिक सपोर्ट करनी है, इंटुबेट करके आपने वेंटिलेट करना है। इंटुबेट ठीक करना है, है, और आपने जो वो हीमोडायनेमिक सपोर्ट करनी है, फ्लूइड देना है। आइनोट्रॉप चला देने, हाँ जी, अगर एनाफाइलेक्सिस है उसके अंदर, अच्छा ब्लड, अगर कोई ब्लड की वजह से हुआ है तो उसके अंदर आपने स्टॉप ट्रिगर को आपने स्टॉप करना है। उसको अगर स्टॉप किसी करना है, हाँ जी, किसी दवाई से एलर्जी, स्टॉप करके उसको, हाँ जी, जी, ठीक है ना हाँ जी। जी, तो ये आपका ना डिफॉल्ट आंसर है। तो ठीक है, अब मैं दोबारा किसी से पूछता हूँ, फिर आपसे दोबारा पूछूंगा। अमजद, ठीक एक है, पेशेंट को आपने इंट्रा ऑपरेटिवली आपने ब्लड लगाया है, पेशेंट वाज अंदर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जी सर, जब सुन रहा हूँ सर। आपने उसको अटैच ब्लड को, तो आप थोड़ी देर के बाद आपने देखा है कि आपने बगैर उसको चेक किए ब्लड लगा दिया था, तो वो पता लगा कि वो तो किसी दूसरे रूम का ब्लड था। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज और व्हाट विल यू डू इमीडिएटली? आप क्या करेंगे? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं जो है ना ब्लड को स्टॉप करूंगा। सेकंड नंबर पे जो है मैं अपना एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वो करूंगा। थर्ड नंबर पे कॉल फॉर हेल्प करूंगा। अच्छा, चौथे नंबर पे अगर जिसने रॉन्ग ब्लड दिया ब्लड लग होगा जाए, उनको मतलब रॉन्ग ब्लड लग जाए तो पॉसिबल जी सर, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी इमीडिएटली? क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है? उसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, ओजिंग फ्लॉम ब्लीडिंग साइड हो सकती है, रेज्ड एयरवे प्रेशर हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है। उसके अलावा टेकिकार्डिया हो सकता है, कोई ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, पेशेंट शॉक में जा सकता है। और उसके अलावा जो है आपने हीमोडायनामिक ब्रोंकोस्पैज्म बोला है? इनस्टेबिलिटी। जी सर, बोला है ब्रोंकोस्पैज्म। ब्रोंकोस्पैज्म का के लिए अगर इंट्रा ऑपरेटिवली होगा तो आप ब्रोंकोस्पैज्म बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? पीक एयरवे प्रेशर बोलेंगे हम। हुँ? उसके लिए हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हैं। नहीं, एयरवे प्रेशर ज्यादा होंगे ना। जैसे वो पीक एयरवे प्रेशर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और क्या इसके लिए ये यार प्लीज आप लोगों के जी अपने सर, माइक को म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, अच्छा एनाफिलेक्सिस हो तो और क्या कुछ करते हैं? एक आपने ब्लड को रोक दिया, आपने हीमोडायनामिक सपोर्ट की, इसके ब्लड अलावा स्टॉप कर दिया, उसमें हम एपिनेफ्रिन देंगे उसको उसका ताकि रिएक्शन को रोकने के लिए। ओके, कितनी डोज में देंगे? 0.01 mg माइक्रोग्राम पर केजी। 0.01 मिलीग्राम पर केजी। अच्छा, जैसे अगर 70 केजी का है तो कितना देंगे? उसमें सर माइक्रोग्राम 70 किलो का है तो हम उसको जो है एपिनेफ्रिन 10 देंगे, 10 माइक्स देंगे। देखें ये जो है ना अमजद, मेरी बात सुनो, आप जितनी मर्जी जी चीजें पढ़ लो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, जी सर, ये आपको हर सूरत याद होनी चाहिए।
जी सर, 500 माइक्स तक देते हैं ना, उसमें अगर इंट्रामस्कुलर देंगे या अगर आईवी देंगे। 500 माइक्रोग्राम आई, अच्छा सर, ठीक है, अगर आईवी लाइन है 7 तो आप आईवी माइक्रो की लाइन भी दे ठीक है। सकते हैं। तो 10 माइक्स पर अच्छा, केजी होगी। तो आपने बोला गलत नहीं है, आपने सही बोला है, लेकिन आप उसको अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या करेंगे? एक आपने एपिनेफ्रीन दे दी, और इसके अलावा क्या क्या एनाफिलैक्सिस में मेडिसिन देते हैं? उसमें हम सोलो कॉर्टिस देंगे, एवल दे सकते हैं, इंजेक्शन एवल, और साथ जो है एंटीहिस्टामिन देंगे, और ज्यादा हो तो फिर हम उसको नेबुलाइज भी करा सकते हैं, और मेडिसिन जो है ना वही अगर कोई हार्ट रिलेटेड एट्रोपिन भी दे सकते हैं, कोई ब्रेडिकार्डिया वगैरह है तो। नहीं, ये देखें और ना, आप ये आपने स्टीरॉइड देने हैं। अगर आपका ब्रोंकोस्पैज्म है तो आप ब्रोंकोस्पैज्म के लिए आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जी आप एंटी जी हिस्टामिन देंगे, एंटी हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन, हाँ जी, ठीक है, फ्लूइड देंगे। अच्छा उसके बाद आप फ्लूइड देंगे। कोई ब्लड सैंपल्स करवाएंगे, कोई किसी चीज का ब्लड सैंपल भेजेंगे? हाँ जी, पेशेंट जो ब्लड ग्रुप सैंपलिंग दोबारा कराएंगे, और नीचे जो ये इवेंट हुआ है नीचे रिपोर्ट करेंगे जिस बंदे के नहीं साथ नहीं प्रीवियसली किया नहीं होगा। नहीं नहीं, ट्रिप ट्रे अगर एनाफाइलैक्सिस होता है, ब्लड के रेफरेंस से नहीं है ये मैं आपको एनाफाइलैक्सिस के रेफरेंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों चीज, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा चीज आप लोगों को कवर करवाना चाह रहा हूँ। एनाफाइलैक्सिस अगर हुआ है ना, तो एक टेस्ट करवाते हैं, वो कौन सा होता है? हाँ जी, वो है ट्रिप्टेज। पैथिक टेस्ट है शायद। नहीं 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 नहीं, हाँ, ट्रिप, वो आज ट्रिप फिर हम उसके ट्रिप्टेज, बाद कराते हैं। ट्रिप्टेज लेवल करवाते हैं। ठीक है, ट्रिप लेवल, हाँ जी। ठीक है, और आपने उसको फिर लेबल करना होता है। अच्छा सबसे कॉमन एनाफिलैक्सिस के क्या क्या पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं? कॉस्टिव एजेंट्स मतलब ये समझ नहीं, कॉस्टिव एजेंट्स कौन कौन सी, यानी कि किन किन चीजों से एनाफिलैक्सिस हो सकता है? यही अपना ड्रग से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, कौन सी ड्रग्स है? कोई भी किसी एंटीबायोटिक से हो सकता है, कोई भी किसी नहीं भी ड्रग से। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट एन आंसर। मसल रिलैक्सेंट्स टॉप टॉप कॉज होते हैं। अमंग मसल रिलैक्सेंट रोकरोनियम एंड सक्सामिथोनियम। अच्छा, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और उसके बाद लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स। लेटेक्स एलर्जी जो है वो जो तमाम मटेरियल होता है, जो एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट होता है, मॉनिटरिंग की डिवाइसेस होती हैं, आपका एयरवे है, आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब है, वो यस सब के अंदर लेटेक्स होता है। ठीक है, तो आपको अगर सस्पेक्टेड है तो ऐसे पेशेंट जिसमें स्पाइनल बाइफिडा हो, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कुछ फ्रूट्स की, स्पेसिफिक फ्रूट्स की एलर्जी हो, वो पेशेंट्स के जिनको फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन होती है, उनके अंदर लेटेक्स एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो ही हम किसी पास करने में उसको वो जो लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी होती है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के तौर पे भी आ सकती है, और एनाफिलैक्सिस के तौर पे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर। और मसल रिलैक्सेंट्स में रोकरोनियम एंड सक्सामिथोनियम। एट्राक्यूरियम से एलर्जी होती है, हिस्टामिन रिलीज होती है, लेकिन एनाफिलैक्सिस होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। कम। बाकी एनाफिलैक्सिस किसी भी चीज से हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया से भी हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कुछ जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनसे भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे कॉमन कॉज है। ठीक है, और जो ठीक ब्लड है सर। ट्रांसफ्यूजन से जो रिएक्शंस होते सर, हैं वो क्या क्या होते हैं? वो आमतौर पे जो है वो हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एनाफिलैक्सिस के अंदर भी हेमोलिसिस हो सकता है, लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्पेसिफिक जो है वो आपके अर्टिकेरिया हो सकता है, फेब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं। आपने अभी एक और उसमें बोला था कि ऊजिंग फ्रॉम द होगी, ये डिलेड है। जो इमीडिएटली चीज होगी ना, और हमसे जो रिलेटेड चीज होगी, वो आपने पहले बताना है। हाइपोटेंशन, हीमोडायनेमिक वो कोलैप्स, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, क्या नाम है, रेज्ड रेज, एयरवे प्रेशर्स, रेज्ड एयरवे प्रेशर। इवन जो जो स्किन का रैश होता है वो भी मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, तो उसके अंदर आपने ठीक है सर सर। एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। ट्रॉली टाको भी हो सकता है इसमें। जी, वो भी वो देखो देर से होगा ना, फौरी तौर पे तो नहीं होगा।
हम वहां पे इमीडिएट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन हुआ है ना फौरी तौर पे, तो हीमोडायनेमिक कोलैप्स तो होगा ही होगा, फौरन हीमोचूरिया शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। तो ये सारी चीजें, बाकी उसके अंदर जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके में क्या क्या होता है, क्या क्या बताना है आपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन? जी ट्राली हो सकती है, ट्राली। देखो नहीं ना, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली वहां पे क्या कुछ होता है, फिर ट्राली अभी मैं कह रहा हूं, यही वाले जो हमने बताए, एक्यूट फेब्राइल रिएक्शन, एक एक्यूट मिनट उसको हेमोलाइटिक बताने दो। रिएक्शन। आप बताओ। उसमें सर ये होगा कि फेब्राइल रिएक्शन होगा, फीवर होगा, और यार साथ कितनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, वॉल्यूम ओवरलोड होता है। अगर आपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो ओवरलोड हो सकता है। उसके अंदर स्टोर्ड ब्लड के अंदर हाइपरकैलेमिया और उसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं। जब उसके अंदर सिट्रेट होता है, सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। बिल्कुल होगा सर। हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस होगा। बिल्कुल होगा सर। आप लोगों के दिमाग के अंदर से किताबें नहीं निकलती, किताबों के रटे रटाई चीजें बतानी होती है सिर्फ। जी जो इमीडिएट वहां पे चीजें फेस कर सकते हैं वो बताएं पहले, ठीक है? जी सर। इमीडिएट चीजें ये हैं, ओवरलोड, हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है? ये सारी चीजें। और उसके बाद इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन फौरी तौर पे तो नहीं होगा, ट्रॉली ब्लड लगाते ही नहीं होगा, कुछ देर के बाद होगा। जो इमीडिएट चीजें हैं पहले वो बताएं। फिब्राइल रिएक्शन, अर्टिकेरिया, टैकीकार्डिया वो फौरी तौर पे होता है अगर गलत ब्लड लग जाए, या इवन गलत क्रॉस्ड मैच ब्लड भी होगा तो भी ये हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसी के साथ ही एक एसोसिएटेड क्वेश्चन है, ये नुसरत बताएगी कि एक पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लगाना है, उससे पहले ब्लड अवॉइड करने के लिए कि गलत ब्लड ना लगे, क्या तरीकाकार होता है? इसमें सर सबसे पहले जो पेपर उसके साथ आता है उसको टेली करते हैं ब्लड बैग से, और पेशेंट के नाम उसमें देखते हैं। उसके बाद पेशेंट की जो आईडी होती है उसको टेली करते हैं। फिर जो ब्लड ग्रुप है उसको टेली करते हैं। इसके अलावा जो है तो उसकी जो क्रॉस मैचिंग की डेट है वो एक्सपायरी देखते हैं। तो सर इसके बाद जो है तो पेपर पे जो है ओके करते हैं उसको। हाँ जी, अगर और पेशेंट अगर का आप अगर इसको कोई इसको आप तरतीब, इसको आप एक्स्ट्रा ये बोल देंगे, एटलीस्ट 2 लोग ब्लड चेक करते हैं, ठीक है? 2 लोग ब्लड चेक करते हैं, पेशेंट की आईडी बैंड, पेशेंट की फाइल और आइडेंटिटी को आप कंफर्म करते हैं, ठीक है? उसके बाद उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और आपने ब्लड ग्रुप और वो सारा कुछ बताया है। फाइल के अंदर से आप ब्लड ग्रुप को भी कंफर्म करते हैं, ठीक है? फाइल के अंदर से ब्लड ग्रुप को भी कंफर्म करते हैं। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप हमेशा ब्लड, अनलेस अनटिल इमरजेंसी नहीं है, तो आप हमेशा ब्लड को स्लो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। अच्छा, इसी से ही स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त सर पेशेंट को हम वाइटली ऑब्जर्व करते रहेंगे कुछ टाइम हाँ जी, आप बेस लाइन ले लेते हैं, और बेस लाइन से ले लेते हैं, और फिर आप फ्रीक्वेंट उसके ब्लड प्रेशर्स और सारे वाइटल्स को आप चेक रखते हैं, एयरवे प्रेशर्स को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसी से है रिलेटेड, आप ये पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने का क्या तरीका होता है? सर मैं बताऊं? जी बता दें। सर रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले तो हमें खुद जो है वो ड्रग फिल करनी चाहिए। और सर पहले तो ड्रग की हमें एक्सपायरी नाम ये खुद चेक करना चाहिए। इसके बाद जो है तो उसको खुद फिल करें, खुद इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनाएं और पेशेंट को भी खुद दें। मतलब किसी टेक्नीशियन को या किसी और सेकंड पर्सनल को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एक तो सर ये ज्यादा मेरे ख्याल में बेसिक है। एम्प्यूल को सर खुद चेक करें, उसकी एक्सपायरी देखें, उसका नाम, हर चीज देख के इसके बाद खुद उसको फिल करें। एम्प्यूल्स को आप डिस्कार्ड ना करें, एम्प्यूल्स डिस्कार्ड ना करें सर, वही रखें। और उसके बाद अभी आपने सिर्फ फिलिंग तक की बात कर ली है, कलर कोडेड होती हैं। आप कोशिश करें कि सिरिंजेस को लेबलिंग जो है वो कलर कोडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर आप वो अगर अवेलेबल हो तो आप वो कलर कोडेड आप स्टिकर लगाएं प्रॉपर। उसके अंदर क्लियरली उसका नाम, एब्रीविएशंस ना यूज करें, ट्रेड नेम्स ना यूज करें, ठीक है? जेनेरिक नेम्स यूज करें, प्रॉपरली उसकी सिरिंज की लेबलिंग हो,
और हॉस्पिटल के जी, अंदर टाइम प्रोटोकॉल और डेट के साथ। है कि एक स्पेसिफिक ड्रग एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में बनाई जाती है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिरिंज के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, एक पेशेंट को एक्सीडेंटली इंट्रा आर्टीरियल ब्लड चला गया है इंजेक्शन, तो इमीडिएटली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सर मैं बताऊं? अभी आपका ही नाम लिया है मैं, और बाकी लोगों से भी सवाल पूछूंगा, आप अच्छा। बता दें। सर इसमें जो है तो इमीडिएटली रिएक्शन हो सकता है सबसे पहले अगर इंट्राआर्टेरियल दे रहे हैं, फिर वेजोस्पैज्म हो सकता है, और ये इसके रिएक्शन और अलावा वेजोस्पैज्म से पहले लगाते ही क्या चीज होगी? लगाते साथ वेजोस्पैज्म हो सकता है सर। अगर अगर अवेक कोई पेशेंट ऐसी होगा, कोई वेजोकस अगर अवेक पेशेंट जी होगा तो उसको क्या होगा? सर उसको पास पेशेंट से चॉकिंग की कंप्लेन करते हैं, हो पेन सकता है सर के पेन 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 सर हर ड्रग पेन करती है इंट्रा आर्टीरियल कभी लगाई है दवाई? नहीं सर, सिर्फ इंट्राआर्टेरियल लाइन ली है। इमीडिएटली पेन होती है। ठीक है, अगर अवेक पेशेंट जी होगा तो पेन होगा। ये वेजोस्पैज्म की वजह से भी इस्केमिक पेन ही अल्टीमेटली वो भी रीजन यही होती है। तो जो कॉमन जो टाइम टेस्टेड जो सवाल पूछा जाता है वो थायोपेंटोन के लिए पूछा जाता है। क्या करेंगे? आपने गलती से लगा दी है, अब आप क्या करेंगे? इमीडिएट आपका क्या वर्क ऑफ एक्शन होगा? उसमें सर फौरन से वेजोडाइलेटर देते हैं सर, मुझे वेजोडाइलेटर से पहले भी कुछ करते हैं नुसरत? सर ड्रग रोक देंगे ना लाइडोकेन देते हैं। सर, वही लाइडोकेन। हाँ तो आपने तो वेजोडाइलेटर बोल दिया। नहीं सर, लाइडोकेन वो देते हैं। लोकल एनेस्थेटिक आप कैथेटर को वहीं पे छोड़ देते हैं, आप उसको पेटेंट रखने के लिए आप उसमें फ्लूइड को पुश कर सकते हैं, आप लाइडोकेन देते हैं, आप पेपावरीन वेजोडाइलेटर देते हैं, या इससे भी ना पेपावरीन सर, तो आप पेपावरीन कुछ का नाम और याद नहीं आ ब्लॉक रहा। लगाते हैं। अपर लिम्ब के अगर अंदर लगाया है आपने तो कौन सा ब्लॉक लगाएंगे? अपर लिम्ब में सर फॉर सर इसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं या वो जो है नहीं तो अभी कोई नहीं नहीं प्रोसीजर नहीं, से? उसके पेट में दर्द हो रही है ना, उसके लिए पूछ रहा हूँ। जाहिर बात है, ऑफ कोर्स मैं स्टिल देख नहीं लो ना जरा। सर, प्लीज बताएं मुझे, आपकी सवाल मैं समझ इंट्रा आर्टीरियल ब्लड, आपने इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन के लिए कौन सा ब्लॉक लगाते हैं? तो अपर लिम्ब के अंदर इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन लगने के लिए कौन सा ब्लॉक लगाया जाता है? अच्छा चलो एक मिनट सोचो, मुझे सर बताओ कि रिस्ट ब्लॉक सिंपैथेटिक ब्लॉक लगाने की जरूरत होगी ना? सर अभी आपने वेजोस्पैज्म बोला है ना, तो वेजोस्पैज्म को जी खत्म सर, करने के लिए कौन सा वो जो ब्लॉक है लगाया जाएगा? सिंपैथेटिक जी तो ब्लॉक लगाते हैं, स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक। ठीक है, यही रीजन होती है आपके सीआरपीएस के अंदर भी जो लगाते हैं सिंपैथेटिक ब्लॉक, वो इसी वजह से लगाया जाता है। ठीक है, या नहीं भूलना? सर स्टीलेट में गैंग्लियन ब्लॉक तो और मुश्किल है सर। आपको लगाने को वाइवे में नहीं कहेगा नुसरत, प्लीज होश करो। आपको लगाने को कोई नहीं कहेगा। आपने जो मैं आपको इस वक्त जो क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर में यही है। आपने कैथेटर को वहां छोड़ देना है, आपने फ्लूइड देना है, लाइडोकेन देना है, पेपावरीन देनी है, और उससे भी नहीं रिलीव होता तो आप स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगा देंगे। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, अब आप 1 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। अगला क्वेश्चन का कौन आंसर देगा? और टोक्स के कौन कौन से लोग हैं? सुहेब आप हो, मदीहा आपने नहीं कोई जवाब दिया अभी तक। अच्छा, और कौन वॉलंटियर है? इरम तनवीर आपका है टोक्स? अच्छा अयाज आप बताओ। एक पेशेंट है, उसकी एपिड्यूरल की कॉल आई है, आपने पेशेंट को एपिड्यूरल के लिए काउंसल करना है, क्या बताएंगे आप? जी अयाज, आपको आवाज आ रही है? अयाज का भी नेट का मसला है। सारा आप बता दो।
सर क्वेश्चन क्या है कि एपिड्यूरल की कॉल आई है, तो एपिड्यूरल लगाना है फॉर पोस्ट ऑफ पेन। लेबर एनेस्थीसिया। अच्छा, लेबर एनेस्थीसिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा है और मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ। मुझे आपके कमर में टीका लगवाने के हवाले से आपसे कुछ बात करनी है। जी, मैंने नहीं लगवाना जी कमर में टीका। क्या क्या जरूरी है ये टीका लगवाना? देखें, ये टीका लगवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपकी के लिए जरूरी। और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। देखें जी, ठीक है, अगर इससे जरूरी नहीं ये है तो आप मुझे पहले ही मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप मुझे जरूरी नहीं है तो आप क्यों लगाना चाह रही हैं? देखिए, लगाने का मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि कमर में टीका लगाने का मेरा मकसद ये है कि उससे आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दर्द खत्म हो आपको जाएगा। बहुत कम महसूस हो जाए, बहुत कम महसूस होगा। और दूसरी बात ये कि खुदा ना खास्ता अगर आगे जाके आपको ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ी तो उसी कैनुला मैं- के जो कमर में लगा हुआ होगा उसके जरिए हम आपको बेहोशी भी दे देंगे। देखें जी, अगर उसका मुझे आपसे नीचे का हिस्सा सोन हो जाएगा देखें और देखें आपका जी, ऑपरेशन भी हो सकता है। मेरे पहले बच्चे हुए हैं, मुझे तो पहले कभी टीका नहीं लगा, मेरे सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं। आप मेरा क्यों ऑपरेशन करवाना चाहती हैं? देखिए, ऑपरेशन मैं ये नहीं कह रही कि आपका ऑपरेशन होगा, बल्कि इससे तो आपके दर्द में कमी वाक़ई होगी। ये आपके दर्द के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको इतनी खुराक देंगे कि इससे आप थोड़ा बहुत चल फिर भी सकेंगी। और ठीक है, इससे आप और इससे क्या मसला मसाइल होंगे इस वक्त? जी, मैंने कहाँ चलना है? देखिए, मसले मसाइल इससे फिलहाल इससे बहुत ही कम केसेस में कोई पेचीदगी होती है। ठीक है, अभी हाँ, वक्ती तौर पे ये मसला हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है चलने में दुश्वारी हो, लेकिन वैसे इसके नुकसानात कम है और फायदे ज्यादा हैं। जब आपके दर्द कम होगा तो जिस्म में जो दर्द बढ़ जाने की वजह से आपका पूरा जिस्म इससे मुतासिर होता है। आपका दिल की धड़कन तेज होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे और आपको बहुत आसानी होगी बच्चा पैदा करने में। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है कि ब्लड सप्लाई अच्छी होगी और आप उसको भी अच्छा मतलब। एक मिनट सारा, आपको पता है कि आपने आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने इंतहाई इंतहाई टेरिबल परफॉर्म किया है, पता है आपको? और उसकी वजह जी ये सर, है, उसकी वजह सर मैं ये सो गई थी बीच में अभी। सर मैं करूँ? चलो खुरम सर इसमें खुरम पेशेंट खुरम बताओ। के अगर कंसर्न सुन लें पहले मैडम। जी जी जी, खुरम बोले। तो और अगर उसके बाद भी पेशेंट रिलक्टेंट है तो रिफ्यूजल इज एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। एग्जैक्टली। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि दूसरे सर्जन को भी साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसे उसके बेनिफिट्स बताने हैं। अगर वो मानती है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पहले बच्चे हुए हैं तो देयर इज नथिंग यू कैन डू। अच्छा, नहीं देखें, इसके अंदर उन्होंने जो गलती की ना वो मैं पहले बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर सर्जरी होगी तो वो भी इसी में हो जाएगी। ये बताने का शुरू में कोई तुक नहीं बनता, ठीक है? आपने सिर्फ ये बताना है कि ये प्रोसीजर है, इसके अंदर जो है आपका ये मसाइल हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ना परसेंटेजेस पता होनी चाहिए, क्या क्या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस या वैसे डिलेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कितनी, ये आप लोगों को परसेंटेजेस आनी चाहिए। सर इमीडिएटली तो हाइपोटेंशन हो सकती है और डिलेड कॉम्प्लिकेशन में सर इमीडिएटली भी सर डिलेड में एब्सेस हीमाटोमा। वो कितने में होता है? ये आपको ये मैंने शेयर किया हुआ है, इंसिडेंस नहीं पता ये ग्रुप में है ये मौजूद, ये और सर ड्यूरल टैप हो जाएगा तो वेट टैप हो जाएगा तो पीडीपीएच के चांस। सर और ये भी तो बताएंगे ना कि अगर पेन खत्म हो जाएंगे तो सर फिर स्टक भी तो हो जाता है ना, ये भी ये बताना नहीं, होगा। ये डिसएडवांटेज है, ये नहीं होता, ये नहीं बताना होगा। देखो मेरी बात सुनो नुसरत, आप आपको एंटिसिपेट नहीं करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को, नहीं, आप सिर्फ एपिड्यूरल पे फोकस रखें। देखें आप ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस क्यों बता रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस आर नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन आपने सिर्फ ये कहना है कि इसमें कुछ मरीजों के अंदर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसके लिए हम दवाई देंगे और आपको कुछ ड्रिप देंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ठीक है? और कुछ
100 में से कितने, अच्छा कितना इंसिडेंस होता है हेडेक का? सर 1% होता है एपिड्यूरल में। जी, अच्छा, और उसके अलावा जो होते हैं नर्व डैमेज का कितने में होता है? 0.1%। 0.01%, 1 in 1000। ये 1 in 1000 होता है तकरीबन जो है ना उसमें का टेम्परेरी नर्व डैमेज, ठीक है। अच्छा, एपिड्यूरल एब्सेस का कितने में होता है? ये आप देख लीजिएगा, ये मैं शेयर कर देता हूँ, मैं ये बोल देता हूँ। 1 in 50,000 होता है एपिड्यूरल एब्सेस, 1 in 100,000 होता है मेनिंजाइटिस, 1 in 170,000 इसमें लिखा हुआ है एपिड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। और जो सीवियर इंजरी जो होती है वो 1 in 250,000, ठीक है। और सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है 1 in 50, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो अभी हम लोगों ने बोली ही नहीं, इनकम्प्लीट या फेलियर, ठीक है। तो 10%। सर पेशेंट को तो नहीं बताएंगे ना काउंसलिंग में ये कि फेलियर हो सकता है? वो नहीं बताएंगे, वो आप उसको ये कहेंगे कि 100% होता है, तो फिर वो तो आपका कहेगा कि आपने तो कहा था कि 100% होता है। आप बोलेंगे, बताएंगे कि कुछ परसेंट केसेस में ये 100% नहीं होता, कुछ मरीजों में इसमें नहीं असर आता, और कुछ मरीजों में इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं आता। ये तो आपने पहले बताना है उसको, यही तो एपिड्यूरल काउंसलिंग कार्ड है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा हुआ ये मेरे ख्याल से, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक पेशेंट का जो है वो आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिन करना है, ठीक है। तो आप मुझे ज़बानी बताते जाएं क्या क्या करेंगे। आप मरीज के पास गए, अयाज कोई और बोलना चाहता है भाई? राशिद, आई ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीवन, लेकिन सर मैं इसमें थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो। जी जी। मैडम सारा की भी करेक्शन थोड़ी सी करूंगा। मैडम एक तो आखिर में शुक्रिया का एक नंबर है, वो आप किसी भी काउंसलिंग सेशन में हमेशा कहने भूल जाती हैं। दूसरा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खुरम है और मैं बेहोशी का डॉक्टर हूं। आपका नाम, पेशेंट अपना नाम बताएगा, उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि आप उर्दू में बात करना पसंद करेंगे या आपको पंजाबी बेहतर समझ आती है। इससे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा असेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कहूंगा कि मुझे आपका दिल का मुआयना करना है, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? तो वो फिर कॉन्सेंट देगा यस। तो फिर मैं प्रॉपर एक्सपोज करूंगा पेशेंट को, और सबसे पहले उसे थोड़ी सी 3-4 सवालों में सिर्फ एग्जामिनर को दिखाने के लिए हिस्ट्री पूछ लूंगा। उसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है अगर उसने एग्जामिनेशन पूछा तो। ये कि आपको सीने में कभी दर्द तो नहीं हुआ, आपकी चलते हुए सांस तो नहीं फूलती, या आपको ब्लड प्रेशर का कोई मर्ज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उसे मैं कहूँगा कि अब मैं आपका मुआयना करना चाहूँगा, तो प्रॉपर एक्सपोज करूँगा और 360 डिग्री जो है उस चेस्ट का एग्जामिनेशन करूँगा, और फिर वही पल्पेशन। इसमें सर सीवीएस में आज ही मैं पढ़ रहा था, परकशन का कंट्रोवर्शियल है, आप क्या कहेंगे? कुछ परकशन कहते हैं करने, कुछ कहते हैं कि आप डायरेक्ट अस्कल्टेशन पे जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने जीपी नहीं करना? जनरल फिजिकल जी, आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो देखें, आपका सब में शामिल हो जाता है। आपका हैंड के अंदर एनीमिया, कोई अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो तो उसके अंदर आपके एनीमिया के फीचर्स तो आ सकते हैं ना। एनीमिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर वो बेसिकली इंस्पेक्शन, पल्पेशन और ऑस्कल्टेशन के बाद मैं उसकी पल्सेस भी चेक करूंगा, उसका एनीमिया भी हाथ भी देखूंगा, उसका ब्लड प्रेशर भी लूंगा। देखें मेरी बात सुनिए, इसमें बहुत आसान तरीका है। जब आपने शेक हैंड करना है ना, अगर बंदे और लड़कियों के लिए तो ये इशू है थोड़ा सा, लेकिन अगर बंदे हैं तो वो तो आपने जब पेशेंट से आपने शेक हैंड करना है तो उसी वक्त आपने पल्स देख लेनी है,
उसी वक्त आपने हाथ को, आपने सिर्फ एक देखें वहां पर अक्सर औकात आपको शक्ल से पता लग जाएगा कि ये मरीज नहीं है, ठीक है। तो जो मरीज नहीं है उसके अंदर कोई फाइंडिंग नहीं होगी। आपने उनको सिर्फ वहां पर टॉक्स के अंदर ये स्टेशन पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये देखना चाहते हैं कि क्या आप मरीज के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, क्या मरीज को प्रॉपरली एमिकेबली अच्छे डिसेंट तरीके से आप बात कर सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। और आप उस टॉक्स के स्टेशन के अंदर ये पूछने का और कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। तो ये सर जो मैंने सवाल किया है परकशन का सीवीएस में, देखिए यार मैं इतनी बारीकियों में ना कोई कमेंट नहीं करता। मेरे हिसाब से क्या नाम है उसका, ये आपके टॉक्स के आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं ना उसकी इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपके ख्याल से परकशन करने में मतलब लाइक कि आप क्यों परकशन जो है रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन का पार्ट है और वो अभी भी करते हैं, लेकिन सीवीएस में जो जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा जहाँ से सीवीएस में ऑस्कल्टेशन ही डायरेक्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने इंस्पेक्शन की है और सॉरी पैल्पेशन की है और पैल्पेशन के अंदर आपको कोई फाइंडिंग मिली है, परकशन देखिए मेरा ख्याल से तो परकशन का जिक्र आया कहाँ से है? परकशन मुझे ये बताइए, परकशन तो है ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो परकशन का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर है तो मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी आप काउंटर क्वेश्चन करें, मैं आपको 2 चीजें बता दूंगा कि जिससे परकशन की कोई वैल्यू बनती है। लिवर का इफ्यूजन में करते हैं वैसे तो, अगर आपको प्लूरल इफ्यूजन के लिए होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। नहीं वो सही कह रहे हैं। नहीं सर मैं समझ नहीं रहा, ये मेरा अपना क्वेश्चन है पर्सनल। रिलैक्स हो जाए पहले मेरी बात सुने। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हर चीज वहां पे डिफेंड करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आपको मैं भी बता देता हूँ कि परकशन की जरूरत कहाँ सर अगर कार्डियक टेम्पोनेट है तो आप परकशन कर सकते हैं। नहीं एक सेकंड, आपको लिवर का अपर बॉर्डर मार्क करना जरूरी है या नहीं? जी सर सीवीएस में बिल्कुल आई डोंट नो। आप सोचें जरा, अगर कार्डिक फेलियर हो तो उसके अंदर लिवर की हेपेटोमेगाली होती है या नहीं होती? जी होती है। अगर आपको पैल्पेशन में एपेक्स बीट शिफ्ट मिलेगी तो आपको परकस कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। थैंक यू। बस बात खत्म हो गई। इसलिए आप इस बातों में अपनी एनर्जी को जाया ना करें, ठीक है। आप वहां पे कर दें। अगर आप देखिए मेरी बात सुने, आपका क्या ख्याल है कि वहां पर वो आपको प्रॉपर आपसे आपके फाइंडिंग के एग्जामिनेशन पे उस मरीज की जान बचानी है? नहीं, आपने सिर्फ शो करना है। आप कर दें परकशन, आप अपर बॉर्डर ऑफ लिवर को शो कर दें। आपने पैल्पेशन किया, आपने देखा, उसने कहा कि मुझे इसमें नहीं नजर आया, जरूरत नहीं है। और आप जब उनको एक्सप्लेन करें तो आप उनको बता दें कि परकशन के अंदर ये चीज मैं देख सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है। इस बात का कोई वैल्यू नहीं है खुरम, ठीक है। इसलिए जो लोग सुनेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को जानता हूँ, लेकिन मैं बाकियों को सबको मैं साथ लेके चलने चाहता हूँ। कोई बंदा इसी बात पे परेशान हो जाएगा कि मैंने परकशन करनी है या नहीं करनी। मेरी बात समझ आई है? तो कुछ चीजों की वैल्यू होती है, कुछ चीजों की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज को अच्छा सर पल्सेस जो है वो 4 लिम्स पे चेक करनी है या सिर्फ अपर लिम्स का सफिशिएंट है? देखें जो लोग लॉन्ग केस, या आप लोगों का लॉन्ग केस नहीं होता, ठीक है, तो सीवीएस का एग्जामिनेशन अगर आएगा तो आपके पास सिर्फ लिटरली खुदा की कसम 2 या 3 मिनट होंगे। तो आप उसमें क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे, हाँ मुझे इतना बताइए। आप वो इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, वहां पर कोई चीज मिस भी कर देंगे। पल्सेस आप हाथ ही रखना है ना यार। आपने एक हाथ की पल्स रखा, उसी वक्त आप दूसरे हाथ की पल्स कर ले, उसी को हाथ को उठाकर देख लें, वो आपकी डलनेस शलनेस सब आ गई। आपने उनको सिर्फ शो करना है कि आपको ये बातें पता है, समझ आई? तो उस टाइम पे अपने होशो हवास को फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सोचना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बात समझ आई आपको? मतलब आप उसके अंदर इतने से टाइम में आप उसकी क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप उनको एक्सपोजर करने से पहले आप उसको बताएंगे सर, उसको एग्जामिनर वहां पे जो बैठा होगा ना, हो सकता है कि वो आपको खास तौर पे, अब तो खैर मौसम ऐसा नहीं है, सर्दी के मौसम में एक्सपोजर नहीं भी करवाते, ठीक है। आपने उनको अगर फीमेल आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको ऑन द स्पॉट आपने इस चीज को करना है। आपको जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर तो आपको मिड थाइस तक जाना चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई मिड थाइस तक तो किसी भी एग्जाम में नहीं करवाएगा ना एक्सपोजर। आपने सिर्फ एग्जामिनर को ये बता देना है कि आइडियली देयर शुड बी एक्सपोजर अप टू मिड थाई।
तो शुड आई डू इट, बस इतनी सी बात है। वो आपको यही क्वेश्चन सुनना चाहते हैं। तो जो CBS के एग्जामिनेशन पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में अपनी स्कीम वही रखें, आपने हाथ से शुरू करें और आप ऊपर की तरफ चले जाएं। पल्सेस का एक मामूली सी चीज है ना, तो आप उस चीज को आप कर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है टाइम है तो कर लें, नहीं है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। आपकी जो सर इसमें एक और टेस्ट जो इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर का जो एक साइड पे उसकी वो होता है ना आपका, जो आप प्रेस करते हैं और आप जुगुलर वेन्स को देखते हैं ना, जो लिवर के साथ जुगुलर रिफ्लेक्स होता है, पैटोजुगुलर रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो डिटेल में उसकी एक्टिंग ही करनी है पेशेंट के साइड पे खड़ा होके उसको हाँ। 45 डिग्री पे लिटा के। हाँ जी, और आप ये भी कुछ ये बता सकते हैं, देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इस टोक्स के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि टोक्स में अगर आपको कोई फाइंडिंग मिलेगी तो आप करेंगे ना, अगर आपको फाइंडिंग नहीं मिलेगी तो आपको इतना, देखें आपको मैं बताऊं, आप रियल टाइम जब अगर आपको ये सिनेरियो आया ना तो मैं आपसे पूछूंगा बाद में, आप मुझे बताना कि कितना टाइम होता है यार। 3-4 मिनट के अंदर आपने क्या कुछ करना है, आप मुझे ये बता दें। आप ऑस्कल्टेशन तक ही पहुंचेंगे ना तो टाइम बेल बज जाएगी, ऐसे ही है सर। ठीक है। तो इसलिए तो कोशिश सर बेसिकली कोशिश ये करनी है कि शुक्रिया तक विद इन 5 मिनट तक आपके पहुंचे। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपको डिसेंट लगना चाहिए, आपको हाथों को रब करना चाहिए, ठीक है, कि आप उनको शो करें कि आप उसको ठंडे ठंडे हाथ नहीं लगा रहे, ठीक है। आप उसको कहें कि आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही किसी जगह पे, वो इसी चीज पे आपको यार 6 नंबर देके फारिग करेंगे, आगे चलें, ठीक है ना। अच्छा सर, ऑस्कल्टेशन के जो पॉइंट्स हैं वो रिपीट कर दूं अगर? जी बोल दें, पल्मोनरी एरिया, एओर्टिक एरिया और माइट्रल एरिया, ठीक और है। माइट्रल एरिया सर, एओर्टिक एरिया कहाँ पे होता है, ये मुझे हमेशा भूल जाता था। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, राइट लेफ्ट साइड पे, नहीं, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर। लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है? राइट पे होता है। राइट पर होता है, ठीक है। राइट पे एओर्टिक एरिया होता है, लेफ्ट पे पल्मोनरी एरिया होता है, जी सर। ठीक है। और उसके बाद माइट्रल सर 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ये जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन या मिड क्लेविकुलर लाइन पे, सब मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियली होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही सारी स्कीम होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपने वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वही साइनोसिस, वही क्लबिंग, वही कालिनेकिया, एनीमिया भी हो सकता है ना इसमें, या एनीमिया हो सकता है या आपकी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद आप ऊपर आते जाएं, आपने लिम्फ नोड भी देखने, उसके बाद आपने सामने से इंस्पेक्शन, परकशन, पल्पेशन करके फिर आप बिठा लें और हाथों को क्रॉस करवा लें, दोनों हाथों को शोल्डर पे ले जाए, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे ले जाए, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे ले जाए, क्रॉस बना ले। वो आपकी जो स्कैपुला है वो अंदर की तरफ लैटरली मूव कर जाएगी। आपने पैल्पेशन की, परकशन की, और उसमें वो 1 1 1 2 2 2 वोकल रेजोनेंस, वोकल फ्रेमिटस, और आपने लैटरल की तरफ जाना है परकशन में भी, और आपने लैटरल की तरफ ही जाना है वो ऑस्कल्टेशन में भी। और वो जब परकशन करने से पहले आप उसको बता दें कि मैं अपनी उंगली पे मारूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इतनी सी बात है। और आपने बेल को भी, जो उसका स्टेथोस्कोप को भी रब कर दे। एग्जामिनर को आपने शो कर दिया भाई मैं बहुत ही नरम तबीयत का इंसान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा एग्जामिनेशन का जो स्टेशन आ सकता है वो क्या है, वो है एयरवे का एग्जामिनेशन। अब नुसरत से ना मुश्किल सवाल पूछने का दिल चाहता है, किधर गई नुसरत? चलो भाई, अब खुरम आप एग्जामिनर हो और नुसरत कैंडिडेट है, इधर सर मैं पास कर दूंगा। नहीं जी नुसरत, आर यू देयर? अच्छा चलो, सारा आप कर लो। और कौन करना चाहता है? अयाज, आपने बीच में आपने जवाब नहीं। जी आप कर दें, आप कर दें। ठीक है सर। जी खुरम, आप पेशेंट हैं और इरम, ठीक है सर जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर मैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 5 मिनट हैं, आपने 5 मिनट में एयरवे का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ। मैंने आपका मुआयना करना है
हाँ, तो आप मुझे इजाज़त देते हैं? जी मैडम। अच्छा, मैंने पूछना था आपको कोई सोते हुए आपको कोई सांस में प्रॉब्लम तो नहीं होता? खर्राटे तो नहीं लेते हैं आप? जी नहीं। पहले कोई आपका ऑपरेशन हुआ उसमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई कि ट्यूब वगैरह डालने में, कोई बेहोश करने में, कोई सांस वाली नाली डालने में कोई मसला तो नहीं हुआ था? जी मेरा इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है सर, उसके बाद फिर मैंने इनकी माउथ ओपनिंग देखनी है और फिर थायरोमेंटल डिस्टेंस देखना है, स्टेनोमेंटल डिस्टेंस देखना है और फिर इनकी अपर लिप बाइट लिप टेस्ट करूंगी, टेम्पोमैंडिबल जॉइंट को चेक करूंगी इसमें भी तो नहीं है कोई मुश्किल, और मैं राइट लेफ्ट गर्दनों को घुमाऊंगी पीछे, एक्सटेंशन चेक करूंगी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद फिर मैं इनकी चेस्ट अस्कल्टेट करूंगी और उसके बाद जो है मैं इनको एयरवे के एग्जामिनेशन में चेस्ट ऑस्कल्टेशन नहीं सर सॉरी, हाँ चेस्ट अस्कल्टेट नहीं करनी, बस ये एग्जामिनेशन करनी है मैंने। अच्छा मुझे बताएं हिस्ट्री में आपने कोई चीज मिस की है? फिर वो ऐसे कि मैंने ले ली है स्नोरिंग वगैरह की, आपने और आपने नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का पूछा है? हाँ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोल रही हूँ, आपने नेजल माउथ ओपनिंग पोटेंशियल। का पूछा है? सर वो मैंने बताया कि मैं करूंगी 3 नहीं नहीं फिंगर्स नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने एग्जामिनेशन है ना, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मुंह खोलने में दुश्वारी तो नहीं होती? आपने डेंचर्स का पूछा है? हाँ आपने डेंटल लूज टूथ का पूछा है? तो पूछना है। आपने नेक तो की किसी पेन का या नेक की मूवमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, वो पूछा है? हाँ ये नहीं पूछा, लेकिन मैंने मूवमेंट करवा के देख लूंगी। आपने आपने कहा है कि सीधे लेटने में आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं होती, खाना खाते हैं तो खाना सही हजम हो जाता है, सॉरी होंठ भर लिया जाता है, ठीक है सर। ठीक है। ये सारे सवाल आ जाते हैं एयरवे से रिलेटेड, जो आपने जल्दी जल्दी पूछने, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं, आपको ये होता है आप जल्दी आपने ये चीज ये इन्हीं चीजों को क्विकली करना है, ठीक है। नेजल पोटेंसी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। सर जी जी सर अगर इसका सीक्वेंस बनाया जाए जी जी कि आप नेजल कॉम्पिटेंसी से शुरू हों, उसके बाद आप माउथ पे आए, सबसे पहले माउथ ओपनिंग चेक करें, उसके साथ ही डेंटिशन का पूछ लें कोई प्लांट तो नहीं है, कोई लूज टीथ तो नहीं है, साथ ही मालम पट्टी भी करें। जब माउथ पे आप आए तो ये तीनों चीजें एक स्टेप में होनी चाहिए। और चौथी है अपर लिप बाइट। उसके बाद आप नीचे आए, थायरोमेंटल डिस्टेंस देखें और स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस देख लें। अब इसके बाद आपने नेक पे फोकस कर लेना है। पेशेंट की कमर पे बैठे हुए हाथ रखना है और उसे कहना है कि ऊपर देखे, एक्सटेंशन करे, हाथ जरूर रखना है कमर पे नहीं, नेक उसके बाद उसको सॉरी मतलब आप समझ लीजिए कि अपर पार्ट पे रखेंगे ना आप, तो तब आप उसको फिक्स कर सकते हैं ना। आपने नेक की सर वो समटाइम पेशेंट कंपनसेशन में ना कमर पीछे ले जाता है और ऐसे ही लगता है जैसे ऊपर। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो आपने कमर को फिक्स करना है हैंड के साथ और उसको कहना है कि ऊपर देखे, फिर राइट लेफ्ट और चिन को स्टर्नम के साथ लगवाना है। ये रेंज ऑफ मोशन के लिए है। और बस मेरे ख्याल में एक इसमें चीज आप मिस कर दिया आपने। सर वो आपने ट्रेकिया की डेविएशन नहीं बताई, ठीक है। ट्रेकिया की डेविएशन, क्योंकि ट्रेकियल डेविएशन अगर होगी तो आपको एयरवे की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सर वो नेक के एग्जामिनेशन में आ जाएगी जाहिर, लेकिन आपने बताना है स्पेसिफिकली ना, आपने स्वेलिंग का देखना है कि कोई थायराइड की स्वेलिंग तो नहीं है। सर इसका एक फिक्रा है, नो मैस और स्वेलिंग सीन एंड रेंज ऑफ मोशन इज एडिक्वेट। अच्छा, उसके बाद आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए आप, क्योंकि एयरवे के एग्जामिनेशन में जो काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो लेमन लॉ, व्हाट इज लेमन लॉ? लुक, एवेलुएट, लेमन लॉ, ठीक है। तो ये अभी अली ने शेयर किया है, लुक, एवेलुएट, मालम पट्टी, ऑब्स्ट्रक्शन, नेक, ठीक है। और उसके बाद विल्सन स्कोर होता है। तो विल्सन स्कोर में क्या कुछ होता है? सर विल्सन स्कोर में एक बंदा बताए प्लीज, एक नाम बता दें आप। सर इसमें वेट चेक करते हैं पेशेंट का, हेड एंड नेक मूवमेंट होती है डिग्री, और जॉ मूवमेंट होती है, और डिसाइडिंग हेड एंड नेक मूवमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, नेक मूवमेंट। और ठीक है सर, जॉ मूवमेंट आ जाएंगे, रिसीडिंग मैंडिबल और बक टीथ। सर नेक सर्कमफेरेंस भूल गए हम एग्जामिनेशन में। हाँ जी, ठीक है ना। नेक सर्कमफेरेंस भी करते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, और इसमें इन्वेस्टिगेशंस को एयरवे के एग्जामिनेशन के बाद आप उनको खत्म जब कर लिया तो आप उनको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कह सकते हैं करने वाले को एयरवे से रिलेटेड? सर एक्सरे नेक कहेंगे, एपीओ लेटरल व्यू, और सर थोरेसिक इनलेट व्यू, एंडोस्कोपिक नेजल एग्जामिनेशन या आईडीएल, नेज एंडोस्कोपी, ठीक है, नेज नेज एंडोस्कोपी या आइडियल जो भी हो। और आपको साइनसेस के बारे में भी थोरेसिक इनलेट व्यू। अगर कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है ना तो साइनसेस की भी आप एक्सरे सर ये अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर होगा। According- सपोज अगर फिक्स्ड अपना थायराइड गाइटर है तो उसमें फिर आप वो उसके वोकल कार्ड्स की भी करवाएंगे। नहीं सही कह रहे हैं ENT वाले आप। आपकी बात से एग्री मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, जो लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ उनको सारी चीजों को तरतीब में लाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको वहां पर एयरवे से रिलेटेड ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दिमाग में होंगी तो अगर वो कोई काउंटर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक और इसी के साथ ही याद रखें पेम्बर्टन साइन, ये भी थोरेसिक इनलेट की ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। वैसे तो सीटी स्कैन से पता चलता है, लेकिन रिट्रोस्टेनल जो गाइटर होता है उसके अंदर आपकी जो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी तो पेम्बर्टन साइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो नोज से शुरू करें। अच्छा एक मुझे बताएं, मालम पट्टी के अंदर टंग प्रोट्रूड करवाते हैं? जी सर, प्रोट्रूड करवाते हैं, लेकिन आवाज फोनेशन नहीं होनी चाहिए। फोनेशन नहीं करवाते, ठीक है। और एक और मालम पट्टी के लिए रेफरेंस से ज़हन में बात याद रखें कि जो है ना आपने उसके लेवल पे बैठ के करना होता है कमेंट, ठीक है। आप लेट के नहीं कर सकते, आप खड़े में और वो बैठा हुआ है तो भी नहीं कर सकते, तो आपने उसके लेवल पे आना है। तो एग्जाम के अंदर भी इस चीज को आपने भूलना नहीं है। एक बात और, ये जो डिस्टेंसेस सारे मेजर करते हैं ना, स्टर्नोमेंटल, थायरोमेंटल, ये एक्सटेंडेड नेक के साथ किया जाता है, ठीक है। और कोई भी नेक मूवमेंट करवाने से पहले ये जैसे कहा है ना, आप उसे पूछ लें कि भाई कहीं आपको दर्द तो नहीं होती, कहीं कोई मसला मसाइल तो नहीं होता। इस तरह आपने उनको एम्पैथी शो करनी है, सिंपैथी और एम्पैथी शो करनी है कि भाई आप मरीज के साथ बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन के यही तीनों के, आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई स्टेशन। सर थायराइड का एग्जामिनेशन आ सकता है? इतनी देर से हम क्या कहानी सुना रहे हैं मेरी बहन? नहीं सर, सिर्फ सोली थायराइड, ये तो सर एयरवे एग्जाम। तो ये तो इसके अंदर से आप कुछ चीजें प्लस या माइनस कर दें, यही सारी चीजें। कौन सी डिफरेंस क्या चीज होगी? स्वेलिंग, थायराइड स्वेलिंग की आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी, ठीक है। और आपने जो पेम्बर्टन साइन वगैरह रिट्रोस्टेनल देखने के लिए ये करना है, यही इन्वेस्टिगेशन है, यही एक्सरे इनलेट है, यही लैटरल एक्सरे नेक है, यही। सर पेम्बर्टन साइन क्या होता है? यार ऊपर की तरफ हाथ को करवाते हैं तो नेक वोन, जब एरिया वो ब्लॉक होता है तो नेक वेंस कंप्रेस होती है, ठीक है। अच्छा, एंग्रोचमेंट हो जाती है, एंगोजमेंट हो जाती है, ठीक है। ये होता है पेम्बर्टन साइन। तो मेरा ख्याल से यही है एग्जामिनेशन के रेफरेंस से। काउंसलिंग के बारे में कुछ काउंसलिंग हम लोगों ने की थी सुबह, और जिन लोगों ने नहीं सुनी वो पिछली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं सारा एक ही प्लेलिस्ट में टॉक्स के रेफरेंस से करके वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इरम वो नहीं है जो कि अभी सवाल पूछ रही थी कि जो ट्विचिंग के रेफरेंस से, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे आप लोगों को ना ओवर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग वाला जो था ना, वो जो सुबह जितना मैंने आपको बताया है, यकीन कीजिए कि इतना भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक नर्व स्टिमुलेटर पढ़ा होगा, वो पहला क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, सवाल पूछा जाता है, वही सवाल अभी तक टॉक्स के स्टेशन भी वही पड़े हुए हैं, वही सवाल पूछते हैं ये लोग। उनका सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस क्या होता है बताए कोई? The stimulus which is required to stimulate all the nerve fibers. ठीक है। उसके बाद अगला वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर। जी, What are the modes of? डिफरेंट मोड्स ऑफ नर्व स्टिमुलेटर। सर ये ट्रेन ऑफ 4 डबल बस, ये सारे मोड्स ही तो हैं। नहीं सर, मेरे नर्व लोकेटर, नर्व स्टिमुलेटर सर, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? डिफरेंट मोड्स कौन कौन से मोड्स होते हैं भाई? सिंगल ट्विच, डबल ब्रस्ट, ट्रेन ऑफ 4। अच्छा डबल बस्ट, ट्रेन ऑफ 4, यही होता है ना सर, यही तो पूछा। वहां पे असल में ना एक और भी होता है असल में, वहां पर असल में एक्चुअली ना एग्जामिनर को सवाल पूछने के बाद ना सर पे एक डंडा मारना चाहिए ताकि जो याददाश्त
सबके, ये ना CPSP वालों को ये सजेशन भेजनी चाहिए कि उधर से सवाल पूछे, उधर से सर पे एक डंडा मारे, ताकि सब लोगों की याददाश्त वापस आए। अच्छा, ये मैं आप लोगों को कुछ, मेरे पास ये वैसे तो मटेरियल 75 दफ़ा शेयर किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली ये यहाँ पे तस्वीर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये है अम्बू बैग के बारे में, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अम्बू बैग का? सर यही कि ये इट डज नॉट यूज एनी प्रेशर जनरेटिंग गैस, अच्छा, ये सेल्फ इन्फ्लेटेबल यूनिडायरेक्शनल, नॉन रीब्रीथिंग, यही है, ये आप जो बता रहे हैं ना, रिजर्वायर बैग। हाँ जी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? सर हाई FiO2 डिलीवर नहीं कर सकते। अभी तो आपने कहा 100% तक दे नहीं, सकते हैं। 100% कर सकते हैं। बैरोट्रॉमा अच्छा, वेल्व्स कौन से होते हैं इसके अंदर? सर एक नॉन रीब्रीथ सर फिश वेल्व जो होता है, और फ्रेश गैस इनलेट। FiO2 कितना दे सकते हैं? 90 to 100%। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्बू बैग नॉन रीब्रीदिंग यूनिडायरेक्शनल इमरजेंसी वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। और बैरोट्रामा जो बताया था, ठीक है। और इसके ना वेल्व एक इनटेक वेल्व है जो फिश माउथ पेशेंट वेल्व होता है, और रेजरवायर वेल्व का वेल्व होता है, ठीक है। क्लोज टू 100% तक दे सकते हैं FiO2। हाँ जी। अच्छा, अब ये मैं जिससे सवाल पूछूंगा सब गौर से पढ़ लें, सवाल जिससे पूछूं वो बताना है, उसने जवाब देना है, बीच में और कोई नहीं बोलेगा। Compensated respiratory, uncompensated respiratory। नुसरत खामोश। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज तो माइक म्यूट होता है तब भी आ जाती है। metabolic acidosis। ठीक है, कौन बताना चाहता है? पहले वॉलंटियर करे खुरम, आपके अलावा प्लीज। तो मैं करूं? जी बताएं सर। ये है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हर एसिड बेस डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी alkalosis with the partial metabolic compensation। अच्छा, आपने बोला है रेस्पिरेटरी alkalosis। अच्छा, और इसके अंदर कुछ है? पहला ये, इससे क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? ये क्या है? हाँ सर, सैचुरेशन कम है। ये 85% SpO2 का क्या मतलब है? हाइपोक्सिया नहीं है इसमें? जी सर, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया बताना है, नहीं है, हाइपोक्सिया बताना है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर मेटाबॉलिक कंपोनेंट प्रीडोमिनेंट है या रेस्पिरेटरी कंपोनेंट? रेस्पिरेटरी प्रीडोमिनेंट। हाँ, रेस्पिरेटरी। अच्छा, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की जो कॉम्पेंसेशन होती है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की, वो किस तरह होती है? सर बाइकार्ब बढ़ रहा है ना उसके रिस्पांस में। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के कम में बाइकार्ब बढ़ता है? कम होना चाहिए सर PCO2 कम हो।
सर PCO2 और बाइकार्ब PCO2 दोनों कम होंगे, दोनों कम होंगे। कंपनसेशन अगर होगी तो। हाँ, ले तो हाँ, याद- लेकिन सर जो पीएच है और PCO2 है वो इनवर्स उसमें जाएंगे अगर रेस्पिरेटरी होगा तो। सर अच्छा। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस जो है ना वो पुअरली कंपनसेट होता है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस पुअरली कंपनसेट होता है? नहीं, वो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस मेटाबॉलिक अल्कालोसिस पुअरली कंपेंसेट Metabolic होता है, रेस्पिरेटरी alkalosis अल्कालोसिस में बाइकार्ब कम हो हाँ। जाता है। Bicarb 2 to 5 millimeter of mercury with every 10 millimeter of decrease from 40 millimeter of mercury PCO2 हाँ जी, होता और है। क्रॉनिक में और एक्यूट में 1 होता है, ठीक है, एक्यूट में 1 होता है। चलें अब इसका आंसर देखिए। एक्यूट में सर 1 होता है जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक्यूट में 1 होता है। अच्छा जी, अल्कलीमिया है, PCO2 रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, हाई पीएच in conjunction with the low PCO2 tells us respiratory alkalosis in the primary process ये है, ठीक है। अच्छा, alveolar arterial oxygen difference is 64, ये 64 सर कैसे? ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है? ये एल्वियोलर गैस इक्वेशन से किया है? हाँ, ये आई एम सॉरी, आई एम वेरी वीक इन इट। ये सर ये इसका जो फॉर्मूला है पी उसमें उससे ये हो कैसे निकालेंगे ये, इसको अभी टाइम नहीं जाया करते, ये एल्वुलर गैस इक्वेशन से निकलता है, ठीक है। ये इन्होंने 64 एल्वुलर गैस इक्वेशन है। ये आप लोगों के पास ये लिंक मौजूद है, ठीक है। ये लिंक मैं कोई अपने सब पास से नहीं, ये लिंक आप लोगों से 75 दफा मैंने शेयर किया है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी ओपन करने की जहमत नहीं की है, मेजॉरिटी लोगों ने। सर ये है इक्वेशन है PaO2 माइनस PCO2 डिवाइडेड बाय R। तो ये क्या है? ये एल्वुलर गैस इक्वेशन ही है ना? जी जी सर एल्वुलर यही गैस है, लेकिन इक्वेशन इसके लिए पहले PiO2 निकालना पड़ेगा और इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में पहले बेरोमेट्रिक प्रेशर में से नहीं, एक सेकंड, विदाउट सप्लीमेंट। एल्वुलर इसका क्या मतलब है? FiO2 कितनी होगी? 21 0.85। सर अगर सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल 21 होती है ना। हाँ, तो 21% है, और कितना होता है एल्वुलर प्रेशर? सॉरी, एल्वुलर प्रेशर कह रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर एयर में 760 माइनस। देखें ये कैलकुलेशन है प्योरली ना, तो ये आपको एल्वुलर गैस इक्वेशन से निकालना है, ठीक है सर। जाने दें एक नंबर सर, ये मुश्किल नंबर है ये। हाँ जी, ये मुश्किल नंबर है, ये इसमें रखे। अच्छा, लेकिन सर मजा आता है ना इस तरह का उसमें देखने में। does not have a metabolic acidosis, the patient therefore has not mounted a compensatory response yet, ठीक है। सर जैसे ये इसके बारे में जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, मैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ये है आपको जो ऊपर क्वेश्चन इसने किया ना कि व्हाट सर बेसिकली जो बेस एक्सेस होता है ना, ये आपको बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पीएच टू 7.40 और PCO2 टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड बाइकार्ब टू 22। तो अगर आपका बेस एक्सेस जो है वो पॉजिटिव है तो वो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा, ये आप ज़हन में रखें। जहां पे भी बेस एक्सेस +1 2 3 4 है तो ये मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ही होगा, और जहां पे बेस एक्सेस माइनस में होगा -1 2 3 तो ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसके अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कंपन, जैसे अभी पहले हमने देखने में बता दिया था ना कि इसकी जितनी कंपनसेशन होनी चाहिए इसमें कंपनसेशन नहीं हुई, कंपनसेशन होती तो बाइकार्ब कम होता, ठीक है। इसका बाइकार्ब तकरीबन 18-20 होता तो वो फिर कंपनसेशन। अच्छा, पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ सजेसिव ऑफ निमोनिया, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, तो निमोनिया हैज लेड टू एरियाज ऑफ शंट और बिलो VQ that has led to her arterial hypoxemia. The arterial hypoxemia in turn lead to hypoxic ventilatory response that is responsible for her hyperventilation and respiratory alkalosis. Because the hypoxia may have only been present for a short time, that has not been adequate time for metabolic compensation to occur. सर 2 दिन इसको टाइम नहीं मिला।
high anion gap metabolic acidosis. अच्छा देखें, इसके अंदर पहले आपको डाटा से पता चल जाएगा कि ये 19 ईयर ओल्ड है और तो इसके अंदर ये डीके के चांसेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अब आगे आप यहाँ से पढ़ के चढ़ के और आपने ये देखा है कि इल है, पुअर कंप्लायंस विद मेडिकल थेरेपी है एफ, और उसके बाद पेरिफेरल सर्कुलेशन वाज एडिक्वेट, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है वो क्या उसको कहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं है। अब आप देखें इसमें पहला इंप्रेशन क्या है, एसिडोसिस है। दूसरा है ये CO2 के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है मेटाबॉलिक है ना। ये देखिए सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस 7.1 आ रहा है सिर्फ बाई का, ठीक है। इसके साथ आप और कौन कौन सी चीजें सस्पेक्ट करेंगे? पोटेशियम इसके अंदर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आर फ्रेंड्स, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकता है सर, लाइक शुगर भी बढ़ी हुई होगी। अच्छा, तो ये इसकी बेस पे क्या इसका डायग्नोसिस आपने किया? डीके, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एनाइन गैप कितना है? एनाइन गैप इसमें है सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस 23 का anion gap है, ये high anion gap metabolic acidosis। 29.8 बाई का है 7.1 प्लस 30 का दिखा। तो देखें, अगर आपको इतने नंबरिंग याद भी ना रहे, आप बगैर कैलकुलेट किए भी आंख बंद करके कह दें हाई एनाइन गैप। आपको वैसे नजर आ रहा है कि ये 110 इधर का नंबर है और इधर का नंबर क्या है, 140 के करीब है, तो वो 30 के करीब बन रहा है ना। और इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। ये 44 यूरिया, और अगर क्रेटिनिन उसके साथ रेसिप्रोकली ज्यादा नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये डिहाइड्रेशन को शो कर रहा है, 28, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन को -28 का है। इसमें क्या आप इसकी सर इसका -28 इसका एक जनरल रूल है सर, जो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, वो उनकी 4 वजूहात हैं, उसके अलावा और कुछ भी। एक रीनल फेलियर, लैक्टिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और पॉइजनिंग। बस ये ज़हन में हो तो आप हमेशा हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डायग्नोज कर लेंगे, जो हिस्ट्री ऊपर दी होती है पेशेंट की, जितनी दी होगी चीजें हैं। इसके आपने क्या करना होगा? इसका कैसे मैनेजमेंट करनी है? सर इसका जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की है, इसको फ्लूइड देंगे सर, इंसुलिन विद ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन करेंगे और कैल्शियम को करेक्ट करेंगे। कैल्शियम को करेक्ट करेंगे? कैल्शियम कहाँ से आ गया भाई? सॉरी, पोटेशियम सर, सॉरी, हाइपोकैलेमिया को करेक्ट। अगर इसको भी बेहतर अल्फाज में करेक्ट करें ना, ट्रीट द कॉज, फ्लूइड रिससिटेशन, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट, जो उसके बाद जब यूरिन आउटपुट हो जाएगा तब आप पोटेशियम को करेक्ट करें। बस अब आपकी समरी निकाल लें, इसमें यही बातें होंगी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाई एनाइन। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर जी। सर, ये बेस एक्सेस और बेस डेफिसिट में क्या फर्क है? यार आई एम रियली सॉरी ये जो है ना, मैं क्योंकि देखें जब आप भी इंशाल्लाह क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो आप ये इन चीज़ों से आप बाहर हो जाएंगे।
ये मैं इस टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे वाइवा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस टाइम पे मैं आई अपॉलॉजी, मैं ये नहीं आपको इस टाइम पे मैं नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि मैं ये जो है ना ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। तो आपने अभी सवाल का जवाब आपने खुद बताया था, जो बेस डेफिसिट। सर वो बेस एक्सेस थी यार, आई एम सॉरी, मैंने इस पे फोकस ही नहीं किया। अच्छा, you witness a collapse of an exploratory laparotomy patient in the post-op ward, describe your management। तो यही बातें होती हैं, ये नजर मार लें इसमें, ये इससे आपको देखें ये रियल टाइम टॉक्स के जो है ना ये कीज है, ठीक है। ये जो मॉक एग्जाम में जिना हॉस्पिटल में आती थी, तो वो अब ये मेरे पास मेरे लैपटॉप पे थी, वो मैंने सेव की हुई है। सर ये मैंने पहले पढ़ा है ये सिनेरियो, और मेरी इसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है। अगर आप जी वैसे तो आप ये जवाब तो ऐसे ही देंगे जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट अनकॉन्शियस है, ऐसे ही है ना, और आपको कॉल किया गया है। पोस्ट तो इसमें जब वार्ड का पेशेंट है लैपरोटमी, व्हाटएवर आप जाएंगे जब सर, तो आपने बेसिकली तो कॉल फॉर हेल्प के बाद उसके ABC से चलना है ना। तो ये लिखा हुआ है ना, तो ये सीधा कैरोटिड पल्स इप्सिलैटरल नॉट मोर देन सेकंड इफ नो पल्स स्टार्ट्स। एक सेकंड मेरी बात सुने, इस की को आप छोड़ दें, आप क्या करेंगे, इसलिए एक लम्हे के लिए हटा दें की को, चले क्या करेंगे आप, यही करेंगे ना। देखिए CPR ज़हन में रखें बात, अगर पेशेंट जब भी आपको अनकॉन्शियस होगा ना, आप फौरन उसका आपकी अप्रोच एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ही होती है, कोई चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको कुछ भी है, आपने उसका चेक रिस्पॉन्सिवनेस और चेक रिस्पॉन्सिवनेस के साथ ही आप उसकी पल्स और आप पल्स पे हाथ रखते हैं और आप उसकी ब्रीदिंग देखते हैं कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो आप फौरन आपने इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट किया और आपने CPR स्टार्ट शुरू कर दिया, यही होता है तरतीब, ठीक है। और आप उसमें अगर आपका विटनेस्ड कोलैप्स है या विटनेस्ड अरेस्ट है, तो आप पहले उसको कंप्रेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर अनविटनेस्ड है तो आप पहले रेस्क्यू ब्रेथ देके उसके बाद वो करेंगे, ये तरतीब तो वही है, चाहे आप जो मर्जी करें, बातें वही है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 5H एंड 5Ts का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, एयरवे सर तो हम मतलब 2 ब्रीथ देने के बाद फिर CPR स्टार्ट करेंगे, आप ये कह रहे हैं, इफ ही इज नॉट ब्रीदिंग, राइट? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ACLS किए हुए मुझे 2 साल हो गए, तो लेटेस्ट के अंदर क्या तब्दीली आई है वो तब्दील करते रहते हैं, इसलिए मैं आई अपोलोजाइज कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। ये लोग अपनी मर्जी से चीज़ों को तब्दील करते रहते हैं, कभी कहते हैं कि रेस्क्यू ब्रेथ दो, कभी कहते हैं कि नहीं दो, ये क्या है। तो आप जो लेटेस्ट है ना गाइडलाइन, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। जहां तक मुझे याद है, अगर अनविटनेस्ड है, अनविटनेस में क्या किया जाता है सर, उसमें आपको पता नहीं होता कितनी देर से पड़ा है, तो इसलिए पहले आप रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं और आप फिर उसको वो करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही है ना कि ऑक्सीजन का रिजर्व जो है वो ज्यादा देर तक रहता है, राइट। तो अगर आपने सर्कुलेशन को रेस्क्यू कर दिया तो उसकी ऑक्सीजन का रिजर्व होगा, समझ आई बात, ये कॉन्सेप्ट होता है। अनविटनेस्ड है तो आप पहले उसको 2 ब्रेथ्स दे दें और फिर आप उसको कंप्रेशन स्टार्ट करें। अगर विटनेस है तो पहले कंप्रेशन स्टार्ट कर दें। इनसे होता क्या है अल्लाह ही जानता है। हम लोगों ने जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ना हमने ये रिसर्च की है, ना हमें ये पता है, ना हमारा, हम तो अंधों की तरह तकलीद करते हैं। हमने खुद हैं हम इस काबिल कि कोई खुद से बात कर सके, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। एयरवे असेसमेंट की बात अभी हमने डिटेल से की थी, उसी की देख लें। इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग, आस्क फॉर हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, प्रीवियस एनेस्थीसिया, नेजल पेटेंसी, माउथ ओपनिंग, वालम पट्टी, नेक एक्सटेंशन, प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जॉ, थायरमेंटल रेजिस्टेंस थेक्स टू द पेशेंट, ठीक है। ये आपका अभी हम लोगों ने देख लिया है। हाँ जी, डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रस एंड एयर इन ऑपरेशन थिएटर्स? सर सिलेंडर, सर मेन सप्लाई लाइन होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ई साइज होता है, सिलेंडर्स, एच साइज सिलेंडर्स, और जो सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन होती है।
सेंटर सप्लाई में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होता है? 4 बार psi। एक सेकंड, एक बंदा बताए, खुरम कितना होता है? सर 50 psi। यार ये PSI में ना बोले, बार में बोले, ज्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि 50 नहीं होता, 50 से ज्यादा होता है, 4 बार होता है। तो 4 बार आप सर जो VI टैंक जो सर अगर VI टैंक है ना तो उसका 7 to 10 बार होता है। जो पाइपलाइन या एक सेकंड जी नुसरत, खुदा का खौफ, सर आप VIS को आप थिएटर के अंदर लेकर आ रही हो? नहीं आप ऑक्सीजन सप्लाई का पूछ रहे हैं ना सर, तो वो सप्लाई में तो ये सारी चीज आ रही है ना, मेन सप्लाई थिएटर है, के पाइपलाइन अंदर है, बात हो रही है सिलेंडर हमने। है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन पढ़ लो गौर से। मैडम क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। ऑपरेशन थिएटर में लेकर आने, और जिस दिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गया ना VIS, उस दिन क़यामत आ जाएगी उस दिन। सर मेन सप्लाई सारी बता रही थी। हाँ तो सर वो 4 बार पे होती है और सिलेंडर में 137 बार होता है। हाँ जी, ठीक है। जो सेंट्रल सप्लाई से 4 बार होती है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 14.5 से, तो 58 बनती है। ये आप 50 कह रहे थे, 58, ठीक है? 58 बनती है, 58 ठीक। 58 बनती है ये, ठीक है? तो बहरहाल 4 बार और 1 बार ये इजी टू रिमेंबर है। 137 बार, 4 बार, 1 बार, ठीक है? और प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं जो उसको ये करते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर, नाइट्रस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का कलर, एयर का कलर। सर इसमें जो एनेस्थीसिया मशीन में यूज होता है वो ई सिलेंडर होता है, ई टाइप का सिलेंडर। हाँ जी, इसलिए आपने बाकी सिलेंडर्स का नाम लेने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है? ये पिन इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि सर ये बना किससे होता है वो बताएं सर। मोलिबेडनियम स्टील। मोलिब्डेनम स्टील। और जो ट्रांसपोर्ट के लिए घरों में यूज होता है वो फ्लेक्स, वो एल्यूमिनियम फाइबर। मोलिब्डेनियम स्टील। अच्छा इसके सर लिए जो इसमें वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कौन सा लॉ होता है? सर ऑक्सीजन बॉयल्स लॉ। और नाइट्रस के लिए कौन सा होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगाड्रोस। जब एंड पे लिक्विड खत्म हो जाए और सिर्फ गैस रह जाएगी, तो उस टाइम पे फिर बॉयल्स लगेगा, ठीक है? सर पहले कौन सा लॉ होता है? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ब्लॉक के रेफरेंस से हम लोगों ने पहले जो बात की थी वही ज़हन में रखें आपने। प्रिपरेशन, कंसेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट, ये आपने सबसे पहले एक सेफ कैलकुलेशन ऑफ सेफ टॉक्सिक डोज, प्रिपरेशन ऑफ द कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द वेदर इट इज़ फॉर एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया, ठीक है? और उसके बाद आप उसमें लैंडमार्क बताएं, उसके अंदर जो नीडल यूज होनी है वो बताएं, और उसके बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बता दें, अगर नर्व स्टिमुलेटर यूज कर रहे हैं तो नर्व स्टिमुलेटर के बारे में बता रहे हैं, और एंड पॉइंट बता दें। ये चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे, आप अपने दिमाग के अंदर यही ज़हन में रखें, ठीक है? उन्होंने कहा ये प्रिपरेशन आइडेंटिफाई ऑफ 5 नर्व डोज, 3 to 5 ml आपने हर नर्व के लिए लगाना है। जी जनाब। हाउ टू, इसमें इससे जो आपसे वो एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि व्हाट आर द वेज टू अवॉइड अवेयरनेस ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया? कौन बताएगा? राशिद आप बताओ। राशिद आपने आज किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जी सर। हाँ आप बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग। एक मिनट राशिद को बताने दें। आपने पेशेंट थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान में अवेयरनेस से बचाने के लिए क्या क्या आपके पास वेज हैं? जी
सर इसमें तो एडिक्वेट एनाल्जेसिया, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया चेक करेंगे। मेरे सवाल को फिर से गौर से सुने। What are the ways to avoid awareness during general anesthesia? सर इसमें वो बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स होता है जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया वो चेक करने के लिए ना। और इसके अलावा सर अगर मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है तो नर्व स्टिमुलेटर हम यूज कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट अगर आपने दिया हुआ है तो पेशेंट में अवेयरनेस के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे सर। अच्छा ठीक है, आपने सही जवाब दिया। देखिए तरतीब से रहे ना, आपको अवेयरनेस को पिक करने के लिए आप क्लिनिकल पैरामीटर्स बताएं। अगर अवेयरनेस हो रही है तो आपको क्लिनिकल पैरामीटर से पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद ये अवॉइड करने के लिए क्या क्या है, आपने उसको एडिक्वेट, आपके पास एजेंट एनालाइजर हो और आप एडिक्वेट मैक उसकी दे रहे हो। एक बात हो गई। आप उसको बेंजोडाइजिपीन अगर आपने अपने एनेस्थीसिया में यूज किया है तो अवेयरनेस के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको दे रहे हैं। मसल रिलैक्सेंट अवॉइड करें अगर, और आप उन जो है जो दूसरी ऑल्टरनेटिव अच्छे ओपियाइड्स के जरिए आप एनाल्जेसिया दें तो उसके अंदर अवेयरनेस के चांसेस कम होंगे। ठीक है, बिस जो है वो तो एक्चुअली मुझे एक बात बताएं कि बिस से यूजुअली ये टीवा में यूज होता है या आपको सबसे पहले बिस ये जो है इनहेलेशनल अगर यूज कर रहे हैं तो मैक का आपने नाम लेना है। ठीक है, बिस यूजुअली इज फॉर टीवा। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है आप इसमें भी यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर एजेंट एनालाइजर और एडिक्वेट मैक ये सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर और सर ये इंक्रीज्ड इंसिडेंस होता है ओपिएट बेस्ड एनेस्थीसिया में, और सर कोई ऐसे प्रेगनेंसी, ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें एक्सीडेंटल अवेयरनेस होने? सर हाइपोटेंशन आपने, आपका जो एजेंट है जो, सॉरी मैं अभी एक और भी भूल गया, वेपराइजर। अगर आपका वेपराइजर की कैलिब्रेशन गलत हुई हुई है या वेपराइजर खत्म हो गया है, वेपराइजर का फॉल्ट है अगर, तो उसकी वजह से अवेयरनेस हो सकती है। तो वो तो सर वो गैस एनालाइजर बता देगा ना अगर नहीं आ रही होगी गैस। मतलब आपने देखे एग्जाम के अंदर आपका उसका नंबर होगा ना, तो आप वेपराइजर बोल वेपराइजर बोल दें, एजेंट एनालाइजर बोल दें, मैक की कैलकुलेशन बोल दें, आपके पेशेंट के हिसाब से आपको कितना डायल कंसंट्रेशन रखनी है, कितने स्टेप्स किस वक्त क्या। हाँ, साथ अगर कोई पेशेंट का फैक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर उसके मैक की डिस्टर्बेंस हो सकती है, इंक्रीज ब्राउन हेयर, पेशेंट हो सकता है एडिक्ट हो, तो उसके अंदर जरूरत ज्यादा होगी। ठीक है, और ये अवेयरनेस की काउंसलिंग के सेशन में है, उसने जो बताया हुआ है ना कि अवेयरनेस हो गई है तो आप कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन एंड ग्रीट, बी सिंपैथेटिक, इंक्वायर इन डिटेल्स अबाउट द कंप्लेंट एंड कोरिलेट विद एक्चुअल इवेंट्स इन वार। ठीक है, एक्सेप्ट द फॉल्ट, एक्सप्लेन द फैक्चुअल इंसिडेंट्स ऑफ अवेयरनेस इंटरनेशनली। ठीक है, तो आपने उसको किस तरीके से करना है, साथ बताएं कि हाँ ये उसमें, इसमें जो लोग हैं ना वहाँ पे वो भूल जाते हैं कि उससे पूरी हिस्ट्री लेने लग जाते हैं। तो पूरी हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। वो तो आपको सिनेरियो में उसने दे दिया ना कि उसको अवेयरनेस हो गई है, तो वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी को आप डिफ्रेंशिएट कर लें। ठीक है, और आपने वहाँ पे कहानी सुनानी होती है कि भाई आपका बहुत ज्यादा खून बह गया था, तो उस वक्त आपकी जान बचाने के लिए मुझे बेहोशी की मिकदार कम करनी पड़ी, क्योंकि अगर आपको मैं बेहोशी की मिकदार ज्यादा ही रहने देता तो आपका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता कि आपके दिल की धड़कन बंद हो सकती थी और आपकी जान को खतरा हो सकता था। तो इसलिए बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था क्योंकि आपकी जान बचाना ज्यादा अहम था। ठीक है, समझ आई बात? ये इसका ना बेसिक टिप है। सर तीन चीजें हैं, आप जब इसको कोरिलेट करेंगे विद इंसिडेंसेस तो आपको पता चलेगा कि वाकई एक्सीडेंटल अवेयरनेस थी या नहीं। दूसरा, आपने जैसे कहा कि उसको जस्टिफाइड वे में उसको जस्टिफाई करें। तीसरा है कन्फेशन, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप कन्फेस करें, कोई रास्ता ही नहीं बचता तो कन्फेस करके सॉरी कर लें। हाँ नहीं, लेकिन असल में पता है खुरम, आम तौर पे जो हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना चीज, वहां पर आपको जितना वो बताया गया और ये बातें हैं जो पॉसिबल बतानी जानी, इतनी देर में टाइम हो जाना है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ
कि यहाँ पे हमारा मकसद इस एग्जाम को मुसीबत से बाहर निकलना है, उसके बाद की दुनिया और होगी। ठीक है, अच्छा ये बेन सर्किट के बारे में क्वेश्चन है। कितनी बेन सर्किट में कितना होता है फ्रेश गैस फ्लो स्पॉन्टेनियस में और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में? सर स्पॉन्टेनियस में 2 to 3 टाइम्स ऑफ द मिनट वेंटिलेशन होता है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए इक्वल टू द मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट होता है फॉर ये मैपेल्सन डी की पॉजिटिव प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन डी की ये कोएक्सियल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर इनर ट्यूब कौन सी होती है, इंस्पिरेटरी होती है या एक्सपिरेटरी होती है? इंस्पिरेटरी सर। इंस्पिरेटरी होती है, उसमें फ्रेश गैस फ्लो आ रहा होता है। तो इंस्पिरेटरी अगर इनर ट्यूब ब्रोकन हो जाएगी तो हाइपॉक्सिक मिक्सचर जाएगा, पूरा सर्किट डेड स्पेस बन जाएगा। जी ठीक है, अच्छा लेंथनिंग ट्यूब का कोई इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, और ये इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए पैथिक टेस्ट होता है? पैथिक टेस्ट होता है, रिंग ऑफ पर्थ और पैथिक। ठीक है, तो ये सर पर्थ क्या होता है? पर्थ मुझे नहीं पता। पैथिक है, पैथिक वो लिखे हुए मेरे ख्याल से। सर ये थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पैथिक टेस्ट है और एक परथीस टेस्ट होता है और ये ऑक्लूजन टेस्ट, ये तीनों क्या है? ये मैं बताऊं सर? पैथिक जी बताएं सर। ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आगे से। और एक मिनट पहले एक बंदा बता दे, सारा आप बता दो, आपने पहले वॉलंटियर किया, आप बता दो। अच्छा सर, पैथिक टेस्ट में ये करेंगे कि उसका जो पेशेंट साइड है उसको ऑक्लूड करेंगे, हाथ रख के भी ऑक्लूड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कैप होता है वो एक, तो वो भी रख के उसको ऑक्लूड कर देंगे और बैक को फिल करेंगे एपीएल वाल्व को पार्शियली क्लोज करके। उस जब बैक फिल हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि फ्लश दबाएंगे और पीछे से जो आपने जहाँ से ऑक्लूड किया हुआ था वो ऑक्लूजन हटा देंगे। तो फ्लश दबाने से क्या होगा कि ये जो बैग है वो कोलैप्स हो जाएगा, और अगर बैग कोलैप्स ना हो, उसमें एयर आ जाए, अगर रिजर्वायर बैग कोलैप्स ना हो तो इसका मतलब इनर ट्यूब कहीं लीकेज है। ये पैथिक टेस्ट है। ठीक है जी, और सर ऑक्लूजन टेस्ट में ये करते हैं कि आप जो इनर ट्यूब है ना उसको या किसी प्लंजर से या फिंगर रख के जो है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद उस ऑक्लूड कर देते हैं, सॉरी, और ऑक्लूड करने के बाद क्या कहते हैं, फ्लो मीटर पे फ्रेश गैस फ्लो ऑन कर देते हैं। जब ऑक्लूड कर दिया आपने और फ्रेश गैस फ्लो ऑन है तो वो बॉबिन जो होता है ना, बैकवर्ड प्रेशर की वजह से बॉबिन को ऊपर मूव करना चाहिए। अगर वो मूव नहीं कर रहा इसका मतलब देयर इज सम लीकेज। हाँ जी, ये है। अच्छा, लो इसी प्रेशर सर्किट की लीकेज। अच्छा, और वेपोराइजर का जो लीक टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वो जो लगाते हैं ना, वो सक्शन बल्ब को लगा के, वो वाला टेस्ट होता है ना, मुझे भूल गया। वो नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट होता है सर। वो कॉमन आउटलेट पे के ऊपर लगाते हैं, लगा के सक्शन बल्ब को लगा को छोड़ देते हैं, तो अगर वो 10 सेकंड्स तक होल्ड करता है तो इसका मतलब है कोई लीक नहीं है। हाँ जी। अच्छा, बायर्स ब्लॉक के अंदर जो है वो ड्रग्स कौन सी होती है? सर प्राइलोकेन और लाइडोकेन 5% दोनों। 0.5%। एक बंदा बताए प्लीज। नुसरत, ये सवाल का जवाब आपको आता है? अगर आप ये सवाल का जवाब नहीं भी दोगी ना तो यकीन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेचारे गरीब गुरबा को बोलने नहीं दोगे। तो सर सारा गरीब है फिर? बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं। बाकी लोग बोलते ही नहीं है। और कितने वायवे वाले लोग हैं इस टाइम पे? तो सर अगर हम भी नहीं बोलेंगे फिर आप कहेंगे कि नहीं बोलते हो। जहाँ पर बोलना नहीं होता, जहाँ पे बोलना होता है वहां पे नुसरत खामोश हो जाती है। तो सर खुद ही आप डांटते रहते तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिग्नोकेन देंगे जी। लिग्नोकेन और प्राइलोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ठीक। और लिमिटेशंस क्या होती हैं? एक तो टाइम लिमिटेशन है कि विद इन 45 to 50 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी। अगर जल्दी हो जाए तो आपने ओपन नहीं करना होगा। ठीक है, इसमें टॉक्सिसिटी के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर कोई भी किसी भी तरीके से गलती से एक्सीडेंटली किसी ने खोल दिया टॉर्निक है तो आप पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम कितना देना होता है? वॉल्यूम ये तकरीबन अपर लिम में है 20 to 25 करने। 40 ml है मेरा। हाँ, फोर आर्म के लिए 40 ml है सर। 40 ml डिपेंड करता है। हाँ, मतलब कोई अडल्ट मेल, हाँ 40, 50, 60 की रेंज है इसमें।
बच्चों को सर लगा इसमें सकते फोर हैं? आर्म के लिए 25 ml है और आर्म के लिए 50 ml है और थाई के लिए 100 ml है। देखें, ये जवाब देने से पहले आपने ये बोलना है कि वी विल कैलकुलेट द सेफ डोज। प्लीज खुदा के लिए बेसिक सेफ्टी आप जी सर, सेफ डोज भूल कैलकुलेट जाते हैं, करेंगे। ठीक। कहानियां वहां पे सुना देनी है। बेसिक सेफ्टी को भूल गए तो आप फेल है। पता है आपको कि इस किस्म सर के क्लोरप्रोकेन दे सकते हैं? यार क्लोरप्रोकेन थ्योरेटिकली तो दे देना चाहिए, लेकिन पता नहीं है, मुझे नहीं पता। असल में अगर आप मेरे से पूछे, मैं वैसे ये ऑफ रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल, मैंने जब डिप्लोमा किया था एक रीजनल एनेस्थीसिया का, वो गलती से मैंने बायर्स ब्लॉक का नाम ले लिया था। इंटरनेशनली ये ऑब्सोलीट ब्लॉक है। ना हमारे पाकिस्तान के एग्जामिनर्स जान छोड़ते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर इसको लगाना। ये एक फजूल वाहियात ब्लॉक है, इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है अल्ट्रासाउंड के एरा में। जब आप सुप्राक्लेविकुलर लगा सकते हैं, आप इन एक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हैं, तो आपको किसने रिस्क लेने की जरूरत क्या है? वो इतने खतरनाक ब्लॉक लगाने की, मुझे उस वक्त भी ये बकवास, हमारे वो हंटर वो आपके टायरों की ट्यूबों से हम लोग लगाते हैं बायस ब्लॉक। तो हम लोग इंसान हैं, ये इसमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का चक्कर नहीं है सर। इसके अंदर बात ये है कि ये एक चीज जब आपके पास अवेलेबल है आप ना लगाएं, आप जीए में करा दें, आप ऐसा ब्लॉक ना लगाएं कि जिसकी वजह से तबाही। मैंने अपनी आंखों से कॉम्प्लिकेशन होते देखे, मुझे तो ये ब्लॉक नहीं पसंद। आई एम सॉरी, मैं कर रहा हूँ। और इंटरनेशनली विद एरा ऑफ अल्ट्रासाउंड देयर इज नो कंपेलिंग इंडिकेशन ऑफ बायर्स ब्लॉक। कोई मुझे ये साबित कर दे कि कंपेलिंग इंडिकेशन इन एरा, अगर आज के दौर में नहीं है अल्ट्रासाउंड या आप नहीं यूज कर रहे, तो आप भाई कैटामिन देके उसको बचा लें, जिंदा रख लें। आपने उसको एनेस्थीसिया नहीं, आप उसको फुल एनेस्थीसिया देना चाह रहे हैं, आप उसको कैटामिन देके करवा लें, आप उसको कुछ कर लें, आप उसको, लेकिन आप उसको ऐसा ब्लॉक ना लगाएंगे जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस। ठीक है ना? आपको नहीं पता वो इतनी देर में ड्रग मेटाबलाइज हुई या नहीं हुई है, किस तरीके से उसको ओपन करना होता है। सर, और टॉर्निकेट का पेन कौन पकड़ेगा इसमें? सर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन लगा लेते हैं, वो एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जब। हाँ नहीं, वो बहरहाल। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? ये एनेस्थेटिस्ट नहीं कैप्नोग्राफ। अच्छा अब एक मिनट, ये राशिद बताएगा। राशिद, ए में क्या है? सर ए में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आ रहा है इसमें। वेरी गुड। बी में क्या है? सर बी में रीब्रीदिंग हो रही है CO2 की। सी में क्या है? सी में सर इंस्पिरेटरी फेज शॉर्ट है, इसमें वेल्व डिसफंक्शन हो सकते हैं। अच्छा ये क्या है? सर इसमें भी रीब्रीदिंग हो रही है CO2 की। ये इंस्पिरेटरी वाल्व का लग रहा है मुझे। एनीवेज, ये क्या है? सर ये कार्डियक ऑसिलेशंस आ रही हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जॉस्टेड सोडा लाइम, inspiratory valve stuck during mechanical ventilation, expiratory valve stuck during cardiac oscillation. ये देखें सर, जो रीब्रीदिंग है ना सर, जो रीब्रीदिंग है वो एक्सपायरेटरी वाल्व स्टक में होती है, which is D। C और D जो है ना, ये इंस्पिरेटरी वाल्व का है दोनों। ये एक इंस्पिरेटरी का है और ये एक्सपिरेटरी का है। आई एम सॉरी, ये मुझे नहीं याद है ये। सर इसमें बेसलाइन तो नजर ही नहीं आ रहा। सर इसमें सर दिशान, इसमें जो ये देखो, बात सुन लो, ये आप लोग बात सुनो, ये मैंने परसों भेजा था, मैंने कहा भी था आपको। सर दिशान, ये जो सी का नजर आ रहा है ना, सी का सर, ये अगर आप देख लें तो इसमें ये जो स्लोप नजर आ रहा है ना सर, ये वाला स्लोपिंग जिस तरह नहीं होती, जिस तरह बच्चे इस पे खेलते होते हैं। लतीफ भाई आई एम सॉरी, आपके मास्क में बहुत शोर हो रहा है, किसी को कुछ आवाज नहीं आ रही। आप लिख के भेज दें, आप टाइप कर दें मैसेज प्लीज। जी अतीक सर, ये जो इसमें फर्क ये है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी वॉल्व में फर्क ये है सर कि एक तो ये इंस्पिरेटरी वॉल्व बेसलाइन को टच करता है, और इसके अलावा ये जिस तरह बच्चों का जो स्लोप नहीं होता, स्लोपिंग सा आ रहा होता है इस तरह सर, ये इसमें ये फर्क होता है सर। और जो इसमें ये वाला जो बी वाला था ना सर, ये वाला बी वाला तो सर ये वापस आया हुआ है सर, ये देखो इसमें पूरा मतलब नॉर्मल नहीं बी के अंदर सोडा लाइम एग्जॉस्टेड है, डीप ब्रीदिंग हो रही है। इसमें अच्छा, इसमें एक्सपिरेटरी है, बी और डी दोनों को हम वो कह सकते हैं कि इनमें दोनों रीजंस हो सकते हैं कि एक्सपिरेटरी वाल्व का मेलफंक्शन और सोडा लाइम की एग्जॉस्शन। बी और डी के बारे में सर मैं कमेंट करना चाहूंगा। इसकी जो बेस लाइन है वो नीचे से ऊपर उठी हुई है ना, तो सर ये बेसिकली रीब्रीदिंग, कोई स्टैकिंग है, एक तो ये आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। तो ये
सोडा लाइम भी जब एग्जॉस्ट होता है सर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही रीब्रीथ होती है ना, तो एक्सपायरेटरी वॉल्व स्टक हो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रीब्रीथ होती है। तो इन दोनों में स्टैकिंग का एलिमेंट है जो बेसलाइन ऊपर गई हुई है। जी सर, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। चले ठीक है जी, एक मिनट। अच्छा, लिगामेंट कौन सा होता है सैक्रल हाइटस को? सर ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? सर दो तो हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के हो गए ना, जो कॉर्नो बनाते हैं, और नीचे कॉक्सिक्स के ऊपर कंटेंट्स ऑफ कंटेंट। हाँ, कंटेंट्स में वीनस कॉम्प्लेक्सेस है सर, और सैक है, ड्यूरल सैक है। ड्यूरल सैक और वीनस प्लेक्सस, पोस्टीरियर सेक्टोकॉक्सियल लिगामेंट, ड्यूरल सैक एंड वीनस प्लेक्सस। और ये डोज आप लोगों को आती है, इसके ज़हन में ये रखें कि इनग्वाइनल हर्नियोरेफी है तो कौन सा लेवल चाहिए होगा? सर लंबोसेक्री कितनी डोज देंगे? सर इसमें कंफ्यूजन है। अगर तो आप एल्ब्रीट सर 1 ml पर केजी, 1 ml पर केजी, लेकिन इसमें 0.5 है तो आप आंसर दें 0.5 to 1। सेफ डोज कैलकुलेट करके 1 ml पर केजी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप उसको ये बता सकते हैं कि ये जो है ना, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले के ज़माने के ये जिसने भी अल्लाह के वली ने ये बनाया है उसने इसको ये अपडेट करने की जहमत नहीं की है। इनग्वाइनल हर्नियोरेफी जो है अगर ओपन हो रही है तो उसके अंदर ये 0.5 शायद उसका आंसर ठीक है। आप उसको ये बता दें कि वेदर इट इज़ बीइंग डन ओपन और लेप्रोस्कोपिकली, ठीक है? लेप्रोस्कोपिकली है तो आप उसको 1.5 या 1 आप कह दें, 1 ml पर केजी कह दें, ठीक है? और अगर वैसे 0.5, अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो आप 0.5 to 1 ml पर केजी कह दें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है? सर पहले मुझे ये बताएं कि इसको ऑक्सीजन दी है तो इसकी PCO2 क्यों बढ़ गई है? सर वो हाइपरकैप्निया खत्म हो गई होगी तो वो नार्कोसिस में चले गए। CO2 नार्कोसिस में। हाइपोक्सिक PCO2 तो कम है सर, 23 है PCO2। नुसरत बाजी ये 23 से 70 पे सर हाइपरकार्बिया जो है ना, हाइपरकार्बिया लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं इसीलिए COPDN पेशेंट को। हाँ, एक सेकंड मैं इसको कर दूं ताकि सबको समझ आ जाए। ऑक्सीजन की जो हाइपोक्सिक ड्राइव थी वो खत्म कर दी है हमने, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे। यस। और वैसे इसको क्या कुछ हुआ है? इसको डिस्निया की क्या क्या रीजन हो सकती है इस पेशेंट में? ये वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर इनिशियल सर इसको तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ था, पोस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और सेप्सिस का एलिमेंट है, डिहाइड्रेशन का एलिमेंट हो सकता है और इनिशियली, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है सर। एक मिनट रुको, डिस्निया की क्या रीजन हो सकती है इस पेशेंट? सर अभी तो इसमें ये क्रैश, ये तो COPD है, फेलियर हो सकता है, COPDN भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। पेन अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा प्लीज, और कोई भी नहीं बोलेगा। सारा बताओ इसके अंदर जी सर हाइपोक्सिया होने की क्या क्या DT है? Okay, became on examination his labors में
सर हाइपोक्सिक होने की क्या क्या डीडी है? सर फेलियर में जा सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, सीओपीडियन है तो सेप्स एआरडीएस हो सकता है क्योंकि पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन वो ऑपरेट हुआ है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एटिलैक्टेसिस हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल एम्बोलिज्म हो सकता है, स्मोकर है, 60 ईयर ओल्ड स्मोकर है, हाई इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एग्जैक्टली, ठीक है। तो पोस्ट ऑप है, ये आपका इस तरीके से इंटरप्रेट करनी होती है चीजें, ठीक है। और सेकंड पोस्ट ऑफ डे है, ये होने के चांसेस है, ठीक है। अब आप ये हो गई डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर, आप बाकी इसके अंदर पेन एमआई भी हो सकता है सेकंड पोस्ट ऑप डे है तो। अच्छा, अब एक मिनट, अब जिससे सवाल पूछूं, नुसरत, इस पेशेंट को आप ट्रीटमेंट क्या करोगी? इस पेशेंट की अगर ये कंडीशन है, आपको यही सिनेरियो के जरिए अब आपको इसको पेशेंट को मैनेज करना है, व्हाट विल यू डू इमीडिएटली? आपका क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन? सर ये कॉल फॉर हेल्प दूंगी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करूंगी, पेशेंट का जीसीएस देखूंगी, अगर जीसीएस बेहतर है तो सर ऑक्सीजन सप्लीमेंट करूंगी। इसके अलावा वॉल्यूम सर देखेंगे कि अगर कोई अंडरलाइंग कार्डियक कॉज है तो फिर तो सर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, फिर तो वेज़ोप्रेशर विद वॉल्यूम जो है वो देंगे, जुडिशियस फ्लूइड दूंगी मैं। और इसके अलावा सर ऑक्सीजन सप्लीमेंट करूंगी, और फिर पेशेंट अगर पेन में है तो सर पेन फ्री करूंगी पेशेंट को। अगर जो है सीओपीडियन है तो सर मैं इसको ज़्यादा हाई फ्लो भी नहीं दे सकती। और इसके सर ये एबीसी के बाद जो है तो फिर जो भी अंडरलाइंग कॉज है, ये रिवर्सिबल कॉज है उसको ट्रीट करूंगी। ये कोर्स स्क्रैप्स आपको कुछ बता रहे हैं? कोर्स स्क्रैप सर अगर ये फ्लूइड ओवरलोड में हुआ है तो सर मैं उसको लासिक्स भी दे दूंगी। फ्रूसिमाइड कोर्स जी सर, जेनेरिक, यस ठीक है, फिर सिमेट दूंगी सर मैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड हाइपोक्सीमिया। आप लोग जब बताते हैं ना तो हाइपोक्सीमिया बोलना भूल जाते हैं, ठीक है। हाइपोक्सीमिया इंप्रूव बट ही वाज लाइंग ऑन हाइपोक्सिक ड्राइव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन हाइपरकार्बिया, इंक्रीज बाइकार्ब और मेटाबॉलिक रिस्पांस टू हाइपरकार्बिया, वेंटिलेटरी सपोर्ट आफ्टर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। आप इसको करेंगे और इसको वेंटिलेट करेंगे, और आप साथ बाद में आपकी जो है वो जो चीजें उसकी ट्रीटेबल हैं वो आप ट्रीट करेंगे। ये तो मैंने आपसे वैसे ही अलग से पूछ लिया था, क्योंकि ये सिनेरियो के अंदर आप जब डिटेल में बात करेंगे तो आपने ये सारी बातें बता। ये काउंटिंग कहाँ से आ गया? ये उन्होंने मेरे ख्याल प्रिंट निकालने के लिए किया था काउंटिंग। अच्छा, मेरे ख्याल अब काफी टाइम हो गया, इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, ठीक है। आप लोग देखें, ये जो फाइल्स हैं अब आपके पास ये हैं, ठीक है। ये लिंक अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा कि इसके अंदर कोई पता नहीं मैंने क्या चीज भेजी भी होगी, तो आप गौर से खोल के देख लें। ये लिंक मैंने भेजा था आप लोगों को, ये इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर कुछ ये एबीजीज की भी हैं बुक्स वगैरह, और है ये इसमें सैंपल भी हैं। ये उसके बाद ये क्वेश्चंस के पूल हैं, ये FRCA के हैं। इसके अंदर कुछ मिसलेनियस स्लाइड्स हैं। ये जिस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे थे यही है, आपको पढ़ने से ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।